हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप ऑल इज वेल। स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं जेकेएस प्रीलिम 2025 के लिए करंट अफेयर, जिसमें हम आज कवर करेंगे इन्वायरमेंट, इकोलॉजी और इकोनॉमी के और कुछ साइंस एंड टेक की कुछ टॉपिक इंपॉर्टेंट है जो कि आपके एग्जाम में आ सकते हैं। और साथ में हमने कुछ इंडेक्स तैयार किए हैं, इंडेक्स जो कि एग्जाम में पूछा जाता है, या फिर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जिसमें इंडिया होस्ट करने वाला है या नहीं। और ये सब इंपॉर्टेंट टॉपिक ही कवर करने हैं हमने, क्योंकि ये अप्रॉक्सीमेटली 1 घंटे का लेक्चर रहेगा। और इसमें आपने स्पीड में देखना है, स्पीड इसकी बढ़ा देनी है 1.5। यूट्यूब पे अगर आप देख रहे हैं, ऐप पर देख रहे हैं, तब भी आप स्पीड बढ़ा सकते हैं। और इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पे, या फिर ऐप पर देख सकते हैं हम, टारगेट जेके एग्जाम्स ऐप, जो केएस का प्रीलिम टेस्ट सीरीज का कोर्स है, उसमें हमने फ्री पीडीएफ अपलोड की है। चाहे आपने कोर्स लिया या नहीं लिया है, आपने ऐप डाउनलोड करनी है, वहां पे जाके आप उसको फ्रीली डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आप टेलीग्राम चैनल पे देख सकते हैं। दोनों लिंक डिस्क्रिप्शन में या कमेंट बॉक्स में आपको दे देंगे। ओके। और दूसरी बात यह है कि पेपर आपका साथ को ही है, ठीक है। जितनी भी रिमर्स चल रही थी, जो भी चीजें चल रही थी, वो आपके सामने ही है। चाहे वो चीफ मिनिस्टर के पास फाइल गई, या फिर फाइल एलजी के पास गई, वापस गई, आई जे वो जो भी रहा, तो फाइल कहाँ से कहाँ गई उसका कोई पता नहीं चला। बट ये है कि अभी एग्जाम 7 को है, तो आप सब ने पेपर देना है। और जो भी लोग आउटसाइड फ्रॉम जे एंड के हैं, तो वो 6 को आ सकते हैं, 6 दिसंबर को आ सकते हैं जम्मू में, और पेपर 7 को ही है। और बाकी इंपॉर्टेंट जो भी है वीडियो में आगे मैं बता देता हूँ। और पेपर सबने देना है, सबसे बड़ी बात ये, पेपर सबने देना, क्योंकि जब तक आपके हाथ में पेपर नहीं आएगा, तो आपको क्या पता है कि पेपर इजी आएगा या फिर कैसा आएगा। बट सी सेट की एटलीस्ट प्रैक्टिस कर देनी है आपने, एक कंप्रीहेंशन प्लस कौन सा, रीजनिंग के कुछ टॉपिक, तो वो इंपॉर्टेंट है। अगर आपको लगता है कि मैथ नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं, क्योंकि कंप्रीहेंशन से भी पेपर सॉल्व हो सकता है, लेकिन कंप्रीहेंशन कैसे सॉल्व करने वो भी आपको आना चाहिए। अगर नहीं है तो 2022-23 की एक वीडियो मैंने अपलोड की है, वो देख लेना, उसमें पता चल जाएगा आपको, क्योंकि इस बार हमने उसमें डाउनलोड नहीं की है। या फिर एक दूसरी बात ये है कि इंपॉर्टेंट टॉपिक जो जीएस के रिलेटेड थे और सी सेट के रिलेटेड थे, स्टैटिक पोर्शन के, मैंने ऑलरेडी अपलोड किए हैं, अब वो वीडियो देख सकते हो। ये सिर्फ करंट अफेयर के परस्पेक्टिव से रहेगी इंपॉर्टेंट। बीच में स्टैटिक कवर भी करूंगा मैं, खासकर इन्वायरमेंट, इकोलॉजी और इकोनॉमी का, ठीक है। बट मेजरली मेरा फोकस रहेगा इन्वायरमेंट का, क्योंकि उसमें से हो सकता है कि आपका करंट बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाए। चलिए तो चलिए, लिंक को शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, जिन्होंने भी अभी लास्ट के 1 डे में, 1 घंटे में, आप हो सकता है कि कुछ ना कुछ क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाए, तो इंपॉर्टेंट बन जाता है आपका। चलिए, तो कवर कैसे करना है, क्या क्या चीजें हैं, मैं बता देता हूं आपको। एक तो हमने जो कवर करना है इस वीडियो में, एक तो आ गया हमारे पास इन्वायरमेंट, एक आ गया इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट अगर सिलेबस देखेंगे आप, तो लिखा क्या है, इन्वायरमेंट, इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी और क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज, ये 4 टॉपिक लिखें। इसी के रिलेटेड आपके इन्वायरमेंट और इकोलॉजी में कौन सी स्पीसीज कौन सी न्यूज में रही होगी, उसके बारे में देखेंगे हम, कि उसी से क्वेश्चन बनता है करंट अफेयर के बेसिस पे। बायोडाइवर्सिटी पे हो सकता है, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट जो है, बायोस्फीयर रिजर्व, सॉरी, बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो भी इस बार न्यूज में है, तो उनके बारे में देखेंगे। क्लाइमेट चेंज में हम देखेंगे आईपीसीसी की रिपोर्ट, और साथ में ही इसके जो इंपॉर्टेंट डेटा रहेगा वो भी हम देखेंगे, ठीक है। तो ये पूरी पीडीएफ है, अप्रोक्सीमेटली 1 घंटे का लेक्चर है, लेकिन इन्वायरमेंट में हम ये चीजें देखने वाले हैं। और भी कोई चीजें इंपॉर्टेंट होंगी वो भी हम देखेंगे इसमें। दूसरी बात है इकोनॉमी में, तो इकोनॉमी में जो मेजरली हमने देखना है, स्टैटिक पोर्शन में आपने 4-5 टॉपिक आपने ऑलरेडी कवर कर दिए होंगे। जैसे आपका मॉनिटरी पॉलिसी जो कि स्टैटिक है, आपका फिजिकल पॉलिसी जो कि स्टैटिक है, ये 2 टॉपिक मैंने ऑलरेडी बोले हैं। और मनी सप्लाई ये देखना है आपने। दूसरा, हम जो करंट में कवर करेंगे वो हम कवर करेंगे, एक तो इंडेक्स को कवर करेंगे जो इंपॉर्टेंट बन जाते हैं, और जो आपके सिलेबस में लिखा भी है इकोनॉमी का, एसडीजी के बारे में लिखा है, पॉवर्टी के रिलेटेड लिखा है, एचडीआई इंडेक्स के बारे में लिखा है, तो ये सारे इंडेक्स हम कवर करेंगे। और इंटरनेशनल लेवल पे अगर जैसे इकोनॉमी के रिलेटेड आईएमएफ या वर्ल्ड बैंक की कोई रिपोर्ट आई है, वो भी देखेंगे हम, ठीक है। तो ये चीजें भी कवर करेंगे। इसके अलावा हमने साइंस एंड टेक से हमने क्या कवर करना है इसी लेक्चर में, साइंस एंड टेक से एक तो हम नोबेल प्राइज को कवर करेंगे, नोबेल प्राइज। दूसरा हम करेंगे स्पेस मिशन बाई इसरो या फिर नासा, ठीक है, इसरो। तो ये सब हम साइंस एंड टेक से भी कवर करने वाले हैं। इसके अलावा अगर देखें हम, तो ज्योग्राफी या फिर पॉलिटी और हिस्ट्री, हिस्ट्री में से हम वर्ल्ड हेरिटेज साइट को कवर करेंगे, ठीक है। बाकी ज्योग्राफी और पॉलिटी का मैंने करंट इसमें कुछ भी नहीं लाया है, क्योंकि ये ओवरऑल अगर पॉलिटी और ज्योग्राफी आपकी स्टैटिक कवर है तो कोई दिक्कत नहीं है करंट की। जो इंपॉर्टेंट बनती है वो इकोनॉमी, जो इकोनॉमी और इन्वायरमेंट और साइंस एंड टेक, ये इंपॉर्टेंट बन जाते हैं करंट, उसी में से मैं इंपॉर्टेंट चीजें कवर करूंगा। अब कितना एग्जाम में आता ही आपकी किस्मत तक है, कितना आएगा क्या, लेकिन मेरी कोशिश है कि कुछ ना कुछ क्वेश्चन इनसे निकले। चलिए,
तो पहले हम इन्वायरमेंट का थोड़ा सा बेसिक देख लेते हैं ताकि आपको ओवरऑल ये चीजें पता चले, क्योंकि बेसिक से भी आपको क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, तो हम बात करेंगे इन्वायरमेंट की ग्लोबल अवेकनिंग कब हुई और क्या क्या चीजें रही। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि 1972 में क्या हुई, स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस हुई। क्या हुई? स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस हुई। ये इंपॉर्टेंट बन जाता है। 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ। क्या है? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ये इंपॉर्टेंट बन जाता है। इसके अलावा अगर हम देखें 1987 से पहले भी चीजें हुई हैं, जैसे वीना कन्वेंशन VIENNA वीना कन्वेंशन, जो कि हुई है कि कब? ये हुई है 1985 में। ठीक है, तो ये जो क्रोनोलॉजी है ना, ये क्रोनोलॉजी इंपॉर्टेंट बन जाती है। ये क्रोनोलॉजी से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अब कैसे 2024 में आपको जो स्पीसीज के बारे में पूछा है, जैसे प्रोजेक्ट टाइगर, तो क्या पूछा है? ईयर पूछा है। प्रोजेक्ट वो पूछा गया था हंगूल के बारे में, पूछा क्या था? सिर्फ ईयर दिए थे। वैसे ही इस साल भी क्या हो सकता है कि आपका ये क्रोनोलॉजी दी जाए कि 1972 में स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस हुई या फिर क्योटो प्रोटोकॉल कब हुई, वो सारी चीजें दी जा सकती हैं। इसीलिए हम पहले ये कवर कर देते हैं, उसके बाद डायरेक्टली हम अपने मेन टॉपिक करंट पे आ जाते हैं। ठीक है, तो 1992 में क्या हुआ? रियो कॉन्फ्रेंस हुई। ठीक है, जिसको बोलते हैं रियो समिट भी बोलते हैं और समिट भी बोलते हैं। इसमें तीन इंपॉर्टेंट चीजें बन जाती हैं रियो समिट में। देखो मैंने बोला 1972 में क्या हुआ? स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस हुई। SC भी लिख रहा हूं मैं, स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस। 1972 के बाद 1992 में, 20 साल के बाद मैं बता रहा हूं, 1992 में क्या हुआ? तीन कन्वेंशन। इसको बोलते हैं रियो समिट भी बोलते हैं, इसको अर्थ समिट भी बोलते हैं। रियो समिट भी और अर्थ समिट में, इसमें तीन बॉडी UNFCCC, UNCBD और UNCCD। अब ये दोनों जो है लीगली बाइंडिंग है, ये पता होना चाहिए। लीगली बाइंडिंग है, ये लीगली बाइंडिंग नहीं है, ये भी इंपॉर्टेंट पता होना चाहिए आपको। ठीक है, और ये यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क फॉर कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, ये किसके लिए है? क्लाइमेट चेंज के लिए। BD किसके लिए है? यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन। UNC का जो मतलब है यहाँ पे यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन है। तो ये आ गया बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी पे। इसके लिए बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के लिए, समझ गए ना? तो हम क्या पढ़ रहे हैं? इन्वायरमेंट, इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी, क्लाइमेट चेंज। तो रिलेट करना है आपने कि क्या क्या चीजें हो रही है। तो बायोडाइवर्सिटी के रिलेटेड कौन सी कन्वेंशन आई? बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। ठीक है, इसके लिए आए UNCBD। UNFCCC किसके लिए? क्लाइमेट चेंज के लिए, क्लाइमेट चेंज। ओके, तो ये UNCCD किसके लिए? टू कम्बेट द डेजर्टिफिकेशन, DESERTI, डेजर्टिफिकेशन। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट बन जाता है। इसके बाद क्या चीजें हुई हैं हम बाद में डिस्कस करेंगे, बट ये आपको पता होना चाहिए मेनली इनका आउटपुट क्या रहा, क्या चीजें हैं, बाकी हम देखेंगे। एक अपनी चीज याद रखनी है, जो अर्थ समिट 1992 में हुई है। ठीक है, ये आपने लिख लेना अगर आपके पास है तो। इसका एक तो आपके तीन बॉडी जो बनी, ये आपको मैंने बता दिया। तीन कौन कौन सी हैं? UNFCCC और UNCBD, BD और CD। ठीक है, समझ गए? क्लाइमेट चेंज, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी और कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन। इसमें आउटकम जो आई, डॉक्यूमेंट जो अदर की डॉक्यूमेंट थी इसमें, इसी समिट में 1992 रियो समिट में, तो ये तीन आपने ये भी याद करने। एक है एजेंडा 21, एजेंडा 21, 27 प्रिंसिपल्स शॉर्टकट में याद करना। इसी में अगर एक और आपको बात करूं, 27 प्रिंसिपल में से एक प्रिंसिपल जो था वो था CBDR। अब इसका मीनिंग क्या है? प्रिंसिपल ऑफ कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी, CBDR का, कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसके अलावा अगर आप बात करें फॉरेस्ट प्रिंसिपल, तो ये इंपॉर्टेंट है। तीन आउटकम इसके ये भी थे कि एजेंडा 21 सेंचुरी के लिए हमारा क्या एजेंडा होना चाहिए, ये 1992 में डिसाइड किया गया। 27 प्रिंसिपल और फर्स्ट प्रिंसिपल, ये किसका है? आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और रियो जो 1992 की कॉन्फ्रेंस हुई है, इसमें आपको एक और चीज पता होनी चाहिए आपको, जो कि साथ में ये जो अदर की डॉक्यूमेंट थे, जैसे एजेंडा 21, 27 प्रिंसिपल्स और फॉरेस्ट प्रिंसिपल, दीज आर नॉन बाइंडिंग। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। ये थे नॉन बाइंडिंग। क्या थे? नॉन बाइंडिंग। और पहले मैंने क्या बताया इसमें, जैसे क्लाइमेट चेंज के लिए और बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के लिए, ये दोनों बाइंडिंग थे। क्या थे? बाइंडिंग थे। किस पे? जो भी कंट्री इसकी पार्टीज थी। ठीक है, चलिए इसमें हम और चीज देखेंगे। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है, नेक्स्ट 92 के बाद हम देखेंगे आगे क्या होना है। 92 के बाद दूसरी जो कॉन्फ्रेंस हुई है 2002 में हुई है, उसके बाद 2015 में भी इसी के रिलेटेड, एनवायरमेंट के रिलेटेड चली है। उसके बाद आपकी ये इसमें आ गया पेरिस एग्रीमेंट। ठीक है,
एग्रीमेंट, और इसी के बाद INDC, और फिर इसके बाद COP 26 इंपॉर्टेंट बन जाती है क्लाइमेट चेंज के रिलेटेड, और आज की डेट में फिर COP 30, 31 और 33 जो इंडिया होस्ट करने वाला है। ठीक है, तो यह आपका आ जाएगा UNFCCC की समिट। ठीक है, UNFCCC क्लाइमेट चेंज के रिलेटेड कब बना? 1992 में एक ट्रीटी साइन की। इसके बाद इसकी इंपॉर्टेंट बन जाता है 2015 में, जिसमें पेरिस एग्रीमेंट था, पेरिस एग्रीमेंट। और अब अगर इसको बोले 10 साल हो चुके हैं 2025 में। ठीक है, और अब जो 2025 में हुई है COP, कौन सी हुई है ये आपको पता होना चाहिए। COP अब कौन सी हुई है? COP 30 हुई है। COP 30 कहां हुई है? ब्राजील में। ठीक है, और 10 ईयर इसको पूरे हुए हैं। और इस बार का जो थीम रहा है इसका, तो वो क्या रहा है? थीम आपको पता होना चाहिए, थीम आपका पता होना चाहिए। थीम इस बार का रहा है डिलीवरिंग ऑन द पेरिस प्रोमिसेस, डिलीवरिंग ऑन द पेरिस प्रोमिसेस मार्किंग 10 ईयर एनिवर्सरी ऑफ पेरिस एग्रीमेंट। ठीक है, और दूसरी बात याद रखनी है, COP 33 जो है 2028 में इंडिया होस्ट करने वाला है। ठीक है, इंडिया ने इंटरेस्ट लिया है कि हम होस्ट करेंगे, लेकिन कौन सी? COP UNFCCC वाली। चलिए अब हम आते हैं डायरेक्टली टॉपिक पे। अभी तक तो आपको पता चल गया होगा कि मेजरली आपकी क्लाइमेट चेंज जो जितनी भी चीजें रही हैं क्या क्या रहा है। ठीक है, ओवरऑल ये पता चल गया क्लाइमेट चेंज अगर हम डिस्कस करेंगे उसमें मेन पॉइंट तो आपको पता चलेगा बेसिक बैकग्राउंड क्या था। चलिए, तो इसके अलावा हम देखें और भी, जैसे हम देख सकते हैं ये 1992 में अडॉप्शन हुई क्लाइमेट चेंज की, मैंने बता दिया आपको। इसी के रिलेटेड क्लाइमेट चेंज के रिलेटेड ये टॉपिक भी आ जाते हैं जो आपको बताना चाहिए। क्योटो प्रोटोकॉल जो आया 1997 में आया, किसमें आया? 1997 में, 1997 में आया। लेकिन इसमें आपको ये पता होना चाहिए कि इसको एनफोर्स कब किया गया? 2005 में। तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि क्योटो प्रोटोकॉल किसके रिलेटेड था? ग्रीन हाउस गैसेस एमिशन के लिए फ्रॉम द इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज, और इसको केम इनटू इंटरफोर्स कब आया? ठीक है, इंटर्स इनटू फोर्स विदाउट यूनाइटेड स्टेट पर, याद रखना है। तो ये रेटिफाई किया 2005 में। तो क्योटो प्रोटोकॉल अडॉप्ट कब किया गया? क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में, और एनफोर्स कब किया गया? इंप्लीमेंट कब से किया गया? 2005 में। इस तरह से अगर हम CBD की बात करें तो ये आ गया आपके पास UNFCCC की बात, और नीचे आ गया आपके पास ये आ गया क्लाइमेट चेंज के रिलेटेड जो भी कन्वेंशन या प्रोटोकॉल लिए गए हैं वो। ये आ गया कन्वेंशन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के रिलेटेड, और इसमें एग्रीमेंट 1992 में बना जो इंपॉर्टेंट है कि कंजर्व करना किसको? बायोडाइवर्सिटी को। उसके बाद 2000 में कार्टेजिना प्रोटोकॉल बनाया गया, कार्टेजिना प्रोटोकॉल ऑन बायोसेफ्टी, रेगुलेट द ट्रांसपोर्ट ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, ये इंपॉर्टेंट बन जाता है। इसके बाद आपका 2010 में HE टारगेट रखे गए, HE टारगेट्स सेट स्पेसिफिक गोल टू रिड्यूसिंग द थ्रेट टू बायोडाइवर्सिटी। और इसी तरह से हमारे पास नगोया प्रोटोकॉल भी है, नगोया प्रोटोकॉल। नगोया प्रोटोकॉल जो है वो रिलेटेड 2010 में आया, और ये है ABS के रिलेटेड। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है इसके रिलेटेड जानना। ठीक है, उसके बाद 2015 में पेरिस एग्रीमेंट, उसके बाद COP वगैरह हमने देखनी है नेक्स्ट वाली। चलिए अभी देखें कुछ स्पीसीज जो न्यूज में थी उसके रिलेटेड देखेंगे, ये इंपॉर्टेंट था स्टैटिक पोर्शन के अकॉर्डिंग। अब हम आगे बढ़ते हैं। एक और टॉपिक जो है वो इंपॉर्टेंट बन जाता है, वो है ब्रांडलैंड कमीशन। ठीक है, स्टैटिक से इंपॉर्टेंट टॉपिक है ब्रांडलैंड कमीशन। ब्रांडलैंड कमीशन जो है ये 1987 में आया, और इसकी जो ऑफिशियली टाइटल था वो था और कॉमन फ्यूचर। क्या था? और कॉमन फ्यूचर, ये इंपॉर्टेंट है। और इसी ने ब्रांडलैंड कमीशन ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो कि इकोनॉमी में एक टॉपिक भी है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, उसकी डेफिनेशन दी थी। ये इंपॉर्टेंट बन जाता है। ठीक है, डेफिनेशन दी थी। ओके, चलिए अब हम मेन अपने PDF पे चलते हैं। चलिए, तो अभी जो इंपॉर्टेंट है कंजर्वेशन स्पीसीज कौन कौन सी है। देखो हम टॉपिक कौन सा पढ़ने हैं, पहले तो आपको क्लियर हो इन्वायरमेंट में पढ़ क्या रहे हैं हम, सिलेबस में क्या दिया है? इन्वायरमेंट, इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी, क्लाइमेट चेंज, यही 4 टॉपिक दिए ना। इसी के रिलेटेड हमने अगर इन्वायरमेंट इकोलॉजी में कोई स्पीसीज न्यूज में है, कंजर्वेशन के रिलेटेड कोई न्यूज में वो पढ़ना हमने, बायोडाइवर्सिटी में कोई और चीज न्यूज में वो पढ़ना हमने, क्लाइमेट चेंज, तो ये 4-5 ही टॉपिक है, उसी के रिलेटेड हमें पढ़ना, उसी को कंबाइन किया गया। ठीक है, उसमें हमने स्पीसीज कोई अगर ज्यादा न्यूज में है तो उसके रिलेटेड हम ज्यादा पढ़ेंगे। चलिए, तो पहला इनिशिएटिव जो लिया गया है इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, इसके बारे में पढ़ लेते हैं। ठीक है, चलिए, तो इंटरनेशनल, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पता होना चाहिए आपको। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, कैट मतलब बिल्ली, म्याऊ म्याऊ वाली नहीं, इसमें और भी कैट आती हैं, कौन कौन सी हैं वो हम देखेंगे। हम 7 बिग कैट्स के बारे में बोला गया है कि इसको कंजर्व करना है,
प्राइम मिनिस्टर मोदी 2023 में उन्होंने लॉन्च किया था इसको, इस इनिशिएटिव को। लेकिन ये केम इनटू फोर्स कब आया? देखो, जब इन्होंने लॉन्च किया तो ये कब किया? 2023 में, लेकिन इंप्लीमेंट कब से कर रहे हैं? वो 2025 से, तो इसीलिए न्यूज में था। ठीक है। और 7 बिग स्पीसीज जो है कैट की, कौन कौन सी आती है वो इंपॉर्टेंट है। टाइगर, लाइन, लेपर्ड, स्नो लेपर्ड, चीता, जैगवार, प्यूमा। ठीक है। चीता को री इंट्रोड्यूस किया गया है अभी इंडिया में, वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है। वो हम आगे पढ़ेंगे भी, जैसे स्पीसीज आगे चलेंगे पता चल जाएगा आपको री इंट्रोड्यूस कहां गया है, किया है, क्या चीजें वो पढ़ेंगे। स्नो लेपर्ड आपको पता होना चाहिए, जम्मू कश्मीर में भी है, लद्दाख में भी है, सॉरी ये हिमाचल प्रदेश में भी है। चलिए, हेडक्वार्टर कहां पे बना गया इसका? इसका न्यू दिल्ली में। और फाउंडिंग मेंबर ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फर्स्ट असेंबली जो है वो दिल्ली में हुई है। और इसके प्रेसिडेंट कौन बने हैं? भूपिंदर यादव, जो कि एनवायरमेंट मिनिस्ट्री के मिनिस्टर भी हैं इंडिया के, सेंटर के। ठीक है। इनको प्रेसिडेंट बनाया गया है, प्रेसिडेंट ऑफ आईबीसी है शॉर्टकट में। दूसरा, अब प्रोजेक्ट के बारे में देखते हैं। देखो, कोई स्पीसीज जो भी न्यूज में रही होगी उसके बारे में देखते हैं। प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट टाइगर को 52 ईयर हुए, कब लॉन्च हुआ? पहले तो ये पता होना चाहिए आपको प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च कब हुआ। प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च हुआ जनाब 1973 में। ओके, कब हुआ? 1973 में। चलो मैं राइट साइड लिखूं या लेफ्ट साइड लिखूं, एक सेकंड। चलिए मैं लेफ्ट राइट साइड लिख लेता हूं, राइट नहीं लेफ्ट साइड। चलिए, तो प्रोजेक्ट टाइगर कब हुआ लॉन्च? 1973 में। ये स्टैटिक है, इंपॉर्टेंट है, जेकेपीएस ने 2024 में भी क्वेश्चन पूछा है, हो सकता है कि इस बार भी क्वेश्चन इस तरह से पूछे किसी और स्पीसीज के बारे में, बट पूछ सकते हैं। चलिए, प्रोजेक्ट टाइगर कितने साल हुए? 52 ईयर्स हुए। कब हुए? 2022 में हुए। ठीक है ना। अब 2022 में, और टाइगर की पॉपुलेशन जो है, वाइल्ड टाइगर पॉपुलेशन कितनी है? 3682। और नियरली, अगर आप देखें, अगर सिंपल याद करना आपने, देखो एक चीज याद करनी है आपने, सिंपल लिखना है 1973, ब्रैकेट में लिखो आप, ऐसे लिखो 3682। अगर आपको पता चल रहा है, शॉर्टकट नोट्स, 75% पॉपुलेशन, बस ये 3 चीजें याद करनी है, बाकी कुछ भी नहीं। और एक याद करना है एनटीसीए, जिसको एस्टेब्लिश किया गया है 2005 में। प्रोजेक्ट टाइगर रिलेटेड सारी चीजें खत्म होगी, समझ गए ना। और कितने टाइगर प्रोजेक्ट है इंडिया के, ये भी इंपॉर्टेंट है। ओवरऑल जो टाइगर प्रोजेक्ट है इंडिया में, ठीक है, तो वो कितने हैं? टाइगर रिजर्व हमारे पास इंडिया में कितने हैं? तो ये कमेंट बॉक्स में बताना आपने। टाइगर रिजर्व इंडिया में टोटल कितने हैं आज की डेट में, ये कमेंट बॉक्स में आपने बताना है जल्दी जल्दी, जब जब आप वीडियो देख रहे हो। ऐसे मैंने आगे बता देना है, बट फिलहाल के लिए चलिए 1973 में और टोटल काउंट कितना है? इतना है 2022 के टाइगर सेंसस के अकॉर्डिंग। और नियरली 75% ऑफ वर्ल्ड वाइल्ड टाइगर जो है इंडिया में पाए जाते हैं। और कितने हैं? 58 टाइगर रिजर्व है। कितने हैं? 58 टाइगर रिजर्व है इंडिया में टोटल। और इसको ओवरसीन कौन करता है? एनटीसी बनाई गई है बॉडी नेशनल लेवल पे, जिसका नाम है नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। और ये है स्टैट्यूटरी बॉडी, जिसको एस्टेब्लिश किया गया था 2005 में। चलिए, इस तरह से हम देखते हैं एलिफेंट। ठीक है, एलिफेंट प्रोजेक्ट जो है ये 1992 में और बनाया गया। ठीक है, और 1992 में, लेकिन इसमें कितने हैं एलिफेंट रिजर्व, कितने हैं इंडिया में? 33। ये इंपॉर्टेंट है। चलिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। 33 एलिफेंट रिजर्व्स एज ऑफ 2025, कवरिंग इतना एरिया। याद नहीं करना आपने, आपने सिर्फ याद करना कि 33 एलिफेंट रिजर्व है। और 33 रिजर्व जो बनाया गया है, त्राई एलिफेंट रिजर्व इन दुधवा पीलीभीत रीजन उत्तर प्रदेश में। ठीक है, त्राई एलिफेंट रिजर्व जिसका नाम दिया गया है 33rd रिजर्व जो है प्रोजेक्ट एलिफेंट के अंडर। ठीक है, दुधवा पीलीभीत रीजन उत्तर प्रदेश में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपके पास आ गया प्रोजेक्ट डॉल्फिन। प्रोजेक्ट डॉल्फिन, डॉल्फिन को अनाउंस किया गया 2020 में, और फर्स्ट एवर सर्वे 2021 से लेकर 23 वाला किया गया है, और इसीलिए न्यूज में भी है। वो फर्स्ट सर्वे जो 2021 से लेकर 23 तक जो किया गया है, उसमें इतनी डॉल्फिन जो है पाई गई हैं इंडिया में। कितनी डॉल्फिन? देखो, प्रोजेक्ट याद करना आपने, 2020 में अनाउंस किया गया, इसका सेंसिस हुआ है, और इसमें 6327 जो है डॉल्फिन अप्रोक्सीमेटली, ठीक है, इतनी जो है पाई गई है इंडिया में। ठीक है, और ये इक्वेटिक एनिमल ऑफ इंडिया भी है। एक्वेटिक एनिमल ऑफ इंडिया क्या है? एक्वेटिक एनिमल ऑफ इंडिया, पूरे नेशन का ऑफ इंडिया। दूसरी बात ये है कि इसका दूसरा नाम क्या है? इसका नाम है सुसु। सुसु, वो जो सोच रहे हो आप सुसु, वो नहीं। और ये सुसु जो है,
ये जेकेपीएस में ओल्ड पेपर में पूछा गया, शायद से 2021 या 22 में ये पूछा था कि डॉल्फिन का दूसरा नाम क्या है। नॉर कॉमनली क्या बोलते हैं उसको, बोलते हैं सूसू। ठीक है, चलिए नीलगिरी ताहर ये भी न्यूज में है, इसका सेंसस हुआ 2025 में, इसलिए न्यूज में। तो ये आपको पता होना चाहिए कि मोस्टली नीलगिरी ताहर जो है ये कहाँ पाए जाते हैं, ये वेस्टर्न घाट में पाए जाते हैं। कहाँ जो पाए जाते हैं मैक्सिमम पॉपुलेशन की, वेस्टर्न घाट में, वेस्टर्न घाट, समझ गए ना कौन सा रीजन। ये अगर हम देखें इस वाले रीजन में मैक्सिमम पाई जाती हैं। तो कौन सी स्टेट में है वो हम देखेंगे बाद में। नीलगिरी ताहर सेंसिस किया गया है 2025 में, टोटल पॉपुलेशन इसकी काउंट की गई है 1303, जो कि इंक्रीज हुआ है 21% फ्रॉम द प्रीवियस काउंट जो कि 1031 थे। तो इतना पता होना चाहिए आपको कि सेंसिस किया गया है, टोटल पॉपुलेशन 1300 है, बस इंक्रीज किया गया है। कौन कौन सी स्टेट है, अगर आपको स्टेट नहीं पता तो आपको इतना पता चाहिए वेस्टर्न घाट में मैक्सिमम है। वर्चुअल कंजर्वेशन, इसका भी सेंसिस किया गया है इंडिया में। तो इंडिया का फर्स्ट वर्चुअल कंजर्वेशन पोर्टल लॉन्च किया गया है, इंडिया का फर्स्ट वर्चुअल कंजर्वेशन पोर्टल लॉन्च किया गया है। और ये जो वर्चुअल नेटवर्क जो है ये लॉन्च किया गया, कहाँ किया गया, असम में। असम में, असम बोलो या असम बोलो, असम बोलो सीधा, असम में जो है ये लॉन्च किया गया है। ओके, और इसमें मेनली इनिशिएटिव लिया गया है बैन करने के लिए वेटनरी डिक्लोफेनिक, जो कि 2006 में इसको बैन किया गया था डिक्लोफेनिक, क्योंकि इसकी वजह से वल्चर की डेथ हो रही थी इंडिया में। ठीक है, और एक एसिलोफेनिक जो कि इसको 2023 में भी बैन किया गया है। ठीक है, डिक्लोफेनिक की टैबलेट जैसे ह्यूमन बींग्स में क्या होता है, ह्यूमन बींग्स में जैसे कोई दर्द वगैरह होती है, बॉडी पेन होती है तो डिक्लोफेनिक दी जाती है। इस तरह से अगर एनिमल्स में होती है तो एनिमल्स को भी डिक्लोफेनिक दिया जाएगा ना दर्द के लिए। तो इसको बैन किया गया है एनिमल को देने के लिए, ठीक है, जानवर को देने के लिए, बिकॉज वल्चर जो है एक्ट एज ए स्क्वेंजर, स्क्वेंजर, ठीक है, जिसको गिद्ध भी बोलते हैं। ठीक है, कोई भी जानवर कहीं भी मरा होता है, ठीक है, वहां से उठा देती हैं। तो एक तरीके का ये क्लीनिंग का काम कर रहे हैं, कहां पे, इन्वायरमेंट में। ठीक है, तो इसके लिए ये फर्स्ट वल्चर कंजर्वेशन पोर्टल लॉन्च किया गया है ताकि वल्चर को हम कंजर्व कर पाए इंडिया में। चलिए नेक्स्ट आपके पास ऑपरेशन ओलिविया, जिसको बोलते हैं ओलाइव रिडले टर्टल्स, इसको भी लॉन्च किया गया है। आपने सिर्फ याद करना है, ये किसी एग्जाम में अभी पूछा भी था एसएससी के एग्जाम में, कि ऑपरेशन ओलिविया किसने लॉन्च किया है, ओलिविया। तो ये नाम है ओलाइव रिडले टर्टल का। ठीक है, और ये लॉन्च किया गया है कहां पे, ओडिशा कोस्ट में, और ऋषिकुल्या बीच में, और इंडियन कोस्ट गार्ड ने इसको लॉन्च किया है। ठीक है, with the help of Odisha Forest Department to protect nesting habits along the Odisha coast। जैसे ऋषिकुलिया में बीच में एरीबाड़ा वगैरह जो है होता है, मास नेस्टिंग ऑफ द रिडले टर्टल, जो कि यहाँ पे आपको दिखने मिलता है उड़ीसा की कोस्ट में। एरीबाड़ा होता है मास नेस्टिंग, बहुत सारी नेस्टिंग होती है इनके द्वारा रिडले टर्टल की तरह, रिडले टर्टल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपके पास आ गया चीता रीलोकेशन। ठीक है, आप तो फास्ट देख रहे हो, मेरी एनर्जी बिल्कुल डाउन है, बट स्टिल आई विल मेक द वीडियो फॉर यू। चीता रीलोकेशन जो है कहाँ किया गया है, देखो चीता को हमने इंट्रोड्यूस किया इंडिया में। ठीक है, कहाँ से किया, अफ्रीका से, अफ्रीका से किया है। कितने चीता लाए थे, 8 + 12, टोटल 20 चीता लाए थे। उसमें से 2 चीता जो है इसको मूव किया गया है कुन्नो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश से गांधी सागर सेंचुरी मध्य प्रदेश में। और ये कुन्नो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी थी, अभी नेशनल पार्क बना दिया गया इसको। बट जब अफ्रीका से चीता लाए थे 20, वो कहाँ लाए थे, कुन्नो नेशनल पार्क। ये पता होना चाहिए कुन्नो नेशनल पार्क कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में। और अभी इसको रीलोकेट किया गया है, क्यों किया गया है, क्योंकि बाकी वाली जो सेंचुरी है उनमें भी इनको रीलोकेट किया जाए ताकि ये उधर भी अवेलेबल हो। ठीक है, चलिए मध्य प्रदेश में इसको किया गया है। गांधी, इतना याद करना है कहां पे था, पहले कुन्नो नेशनल पार्क था, और इनमें से 20 में से 2 चीता को गांधी सागर सेंचुरी में किया गया, वो भी कहां पे है, मध्य प्रदेश में। एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर हॉर्नबिल कंजर्वेशन के लिए भी बनाया गया है, जो कि तमिलनाडु में बनाया गया है। बस ये इंपॉर्टेंट है, टू बी एस्टेब्लिश एट अन्नामलाई टाइगर रिजर्व। अन्नामलाई टाइगर रिजर्व जो कि तमिलनाडु में है, वहां पे हॉर्नबिल कंजर्वेशन की गई। हॉर्नबिल जो है मैक्सिमम इनकी पॉपुलेशन जो है ये आपको दिखेगी नॉर्थ ईस्ट में, नॉर्थ ईस्ट में, वो भी अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, एक हॉर्नबिल फेस्टिवल भी मनाया जाता है, वो बनाया जाता है नागालैंड में, नागालैंड में। ओके,
तो ये आपने सिर्फ याद करना, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस हॉर्नबिल कंजर्वेशन, ये कहाँ बनाया गया है? तमिलनाडु में। ठीक है, पॉपुलेशन इसकी मैक्सिमम जो है, स्टेट एनिमल भी है उधर का, अरुणाचल प्रदेश का। चलिए, फर्स्ट व्हाइट टाइगर ब्रीडिंग सेंटर बनाया गया है, कहाँ बनाया गया है? रेवा डिस्ट्रिक्ट, मध्य प्रदेश में। इंपॉर्टेंट पता होना चाहिए। और जो व्हाइट टाइगर है ये सब टाइप नहीं है, सब स्पीसीज नहीं है इसकी, टाइगर की, बट रेयर फॉर्म ऑफ बंगाल टाइगर विद रिसेसिव जीन। चलिए, नेक्स्ट आ गया एक आर्टिफिशियल इंक्यूबेशन सक्सेडेड एट मणिपुर जोलॉजिकल गार्डन। ठीक है, इसको बोला गया एशियन जायंट टोरटाइस की। खराई कैम्बल भी न्यूज में है, ये यूपीएससी का पुराना क्वेश्चन भी है खराई कैम्बल के रिलेटेड। सारी स्पीसीज हम देख रहे हैं, कौन कौन सी स्पीसीज न्यूज में रही है मेजरली। खराई कैम्बल्स जो है गुजरात में पाई जाती हैं, और इनका क्या है कि ये बहुत देर तक, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल ये गुजरात है ना, गुजरात, तो ये इधर पानी में काफी दूर तक जो है अप्रोक्सीमेटली कुछ मीटर तक ये तैर सकती हैं, इसमें पानी में, सी में। द रेयर स्विमिंग कैमल ब्रीड अडॉप्टेड टू कोस्टल एंड मार्शी इकोलैंड, इंडियाज 9th रिकॉग्नाइज्ड कैमल ब्रीड। क्या है? इंडिया की 9th रिकॉग्नाइज्ड कैमल ब्रीड है, जो कि स्विमिंग कर सकती हैं कहां तक? काफी दूर तक। कहां पे पाई गई हैं? ये गुजरात में पाई गई। खराई कैमल बोलते हैं इसको, जिसका नाम ही खराई, मतलब खट्टा, सॉरी खट्टा है, नमकीन पानी। ठीक है, तो अरेबियन सी में ये उड़ते उड़ते जाती हैं, स्विमिंग करते करते जाती हैं कैमल्स। ठीक है, बाकी ये तसारफ चू कंजर्वेशन रिजर्व, इसको हिमाचल प्रदेश में बनाया गया, और ये इंडिया का लार्जेस्ट कंजर्वेशन रिजर्व है। ठीक है, ये को पता होना चाहिए। इंडिया का लार्जेस्ट कंजर्वेशन रिजर्व कौन सा है? ये आ गया, जो हिमाचल प्रदेश में बनाया गया है। इसी तरह हसार घाटा ग्रासलैंड कंजर्वेशन रिजर्व, ये भी कंजर्वेशन रिजर्व न्यूज में, और इसको बेंगलुरु में कर्नाटका में बनाया गया है। इंपॉर्टेंट है, पता होना चाहिए। नोटिफाई किसके अंडर किया जाता है? ये पता होना चाहिए। कंजर्वेशन रिजर्व को नोटिफाई किया जाता है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंडर। ठीक है, बाकी ये गॉस्ट केट पाई गई है एमपी में, इसको चलो रहने दो। फिर आपके पास आ गया नेक्स्ट, और देखते हैं कोई न्यूज में रही हो स्पीसीज, उसके बारे में देख लेते हैं, फिर हम बढ़ते हैं आगे बायोडाइवर्सिटी के रिलेटेड। ये भी बायोडाइवर्सिटी ही है, बट लेट इट बी। चलिए, अब हम देखते हैं रामसर साइट के बारे में। रामसर साइट कौन कौन सी न्यूज में रही। ठीक है, तो ये एक टॉपिक था जो कि हमारे पास किसके रिलेटेड था? पहला टॉपिक हमारे पास था कंजर्वेशन। ठीक है, पहला टॉपिक हमने क्या डिस्कस किया? कंजर्वेशन एंड स्पीसीज इन न्यूज। जो भी कंजर्वेशन, बायोडाइवर्सिटी, कंजर्वेशन और स्पीसीज जो न्यूज में थी, वो टॉपिक हमने कवर किया। अब हमारे पास दूसरा टॉपिक आ गया, अब आ गया बायो रामसर साइट्स। ठीक है, रामसर साइट्स एंड वेटलैंड, ये हमारे पास दूसरा टॉपिक आ गया, जो कि हम अभी डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो रामसर साइट के रिलेटेड जो भी चीजें होंगी वो हम देखेंगे। रामसर साइट से रिलेटेड हमको ये पता होना चाहिए कि रामसर कन्वेंशन कब साइन हुई। 1971 में रामसर कन्वेंशन बनी, किसके लिए? टू प्रोटेक्ट दी वेटलैंड, ये आपको पता होना चाहिए, टू प्रोटेक्ट द वेटलैंड्स। ठीक है, वो भी कैसे? वाइस यूज ऑफ वेटलैंड। ठीक है, वेटलैंड्स। चलिए, अब आज तक जो है, जैसे आज क्या डेट है, 4 दिसंबर है, तो आज की डेट में 94 रामसर साइट है इंडिया की। कितनी है रामसर साइट? कितनी है रामसर साइट? कन्वेंशन कब बनी? 1971 में। इंडिया ने कब अडॉप्ट किया? 1982 में। साइन जस्ट कब किया उन्होंने, इंडिया ने। तो दूसरी बात यह है कि आज की डेट में 94 रामसर साइटिंग किसकी? इंडिया की, अंडर द रामसर कन्वेंशन। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और इसकी डाटा देख लेते हैं हम, सबसे ज्यादा कौन सी स्टेट में है, कौन सी में कम है, कौन सी लार्जेस्ट है, वो सारी चीजें देखेंगे। पर उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इंडिया की सबसे पहली रामसर साइट कौन सी थी। ठीक है, तो आपको पता नहीं, एक था कि चिलिका लेक, चिलिका लेक, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, क्योंकि देखो स्टेटिक और करंट को लिंक करने का मजा ही तब है। देखो अभी हम देखेंगे कि 94 रामसर साइट है इंडिया की, तो ये क्या आ गया? करंट अफेयर आ गया। अगर पूछा जाए कि फर्स्ट फर्स्ट रामसर साइट इंडिया की कौन सी थी, जो कि रामसर कन्वेंशन के अंडर दी गई। ठीक है, तो एक थी चिलिका लेक, दूसरी थी क्योलोदियो नेशनल पार्क, दियो नेशनल पार्क। ठीक है, ये दोनों फर्स्ट रामसर साइट थी। ठीक है, किसकी? इंडिया की फर्स्ट रामसर साइट्स। फर्स्ट रामसर साइट्स, अगर ये क्वेश्चन आए, ऐसे क्वेश्चन बन सकता है। पहला क्वेश्चन बन सकता है कि इंडिया का फर्स्ट रामसर साइट ये थी, तो ये दो ही है जो स्टार्टिंग में गई। दूसरी स्टेटमेंट आपकी बन सकती है कि इंडिया के पास 94 रामसर कन्वेंशन है। तीसरी स्टेटमेंट बन सकती है कि रामसर कन्वेंशन 1971 में साइन हुई। चौथी स्टेटमेंट ये बन सकती है कि इंडिया ने 1982 में इसको क्या किया? अडॉप्ट किया। तो ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं ना। तो ये भी पूछा जा सकता है कि मैक्सिमम रामसर साइट की स्टेट में, वो देख लेंगे। और
और एक तरीका है क्वेश्चन डालने का, वो है कि स्टेट और साथ में रामसर साइट पूछ लेंगे। तो ये हुआ रामसर साइट्स वर्सेस स्टेट्स, ठीक है। तो उसमें आपको रामसर साइट और स्टेट दी जाएगी, तो वो भी हमें देखना इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो दिस इज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस साल के लिए, रामसर साइट। चलिए में देखते हैं न्यू एडिशन कौन सी हुई और बाकी चीजें भी इसके रिलेटेड जो भी चीजें न्यूज में रही होंगी वो देख लेंगे। न्यू रामसर साइट बिहार से आई है, तो बिहार से अभी रामसर साइट न्यू वाली आई है, तो देखते हैं। एक आ गई आपकी उदयपुर झील, उदयपुर झील जो कि वेस्ट चंपारण में है, और गोकुल जैल से इसको ऐड बक्सर में, ये भी दोनों क्या है, बक्सर आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा ना, बैटल ऑफ बक्सर। देखो, तो बक्सर और चंपारण कहाँ है, बिहार में। चलो हिस्ट्री में एक चीज देखते हैं, चंपारण सत्याग्रह कब स्टार्ट किया था गांधी जी ने, पहला सत्याग्रह था इंडिया का गांधी जी ने 1917 में। कहां पे है ये चंपारण, बिहार में। बक्सर, बैटल ऑफ बक्सर कहां हुई थी, 19 नहीं 1764, बैटल ऑफ बक्सर हेक्टर मुनरो और किसके बीच में हुई थी। चलो ये बताओ किसके बीच में हुई थी बैटल ऑफ बक्सर। चलिए, तो गोकुल जल से बक्सर और उदयपुर झील जो है, उदयपुर एक सिटी भी है ना, कहां पे है, राजस्थान में, ठीक है, बट उदयपुर झील बोला है इन्होंने। वेस्ट चंपारण में इनको ऐड किया गया, ये जो ये दोनों है कहां की है, बिहार से। 94th साइट बतानी है आपने, इधर तो 93 लिखा है, 94th साइट जो है वो कौन सी ऐड की गई है। तो टोटल साइट कितनी है इंडिया की, कितनी है, 94। 94th साइट बतानी है आपने कमेंट बॉक्स में, कौन सी थी 94th। और कमेंट जब भी करोगे तो उस पर लिखोगे 94th रामसर साइट, ऐसे 94 लिखोगे क्या पता चलेगा, बाकी वाले भी देखते हैं कमेंट। चलिए, और टोटल जो है आपको पता होना चाहिए, मेकिंग इट लीडिंग कंट्री इन एशिया, थर्ड ग्लोबली बिहाइंड यूके एंड मैक्सिको। तो इंडिया जो बन चुका है थर्ड लार्जेस्ट किस किस हिसाब से, नंबर में, तो एशिया में थर्ड नंबर पे हम, थर्ड थर्ड ग्लोबली, सॉरी, थर्ड हम ग्लोबल लेवल पे बन चुके हैं रामसर साइट में, थर्ड नंबर पे। और लीडिंग कंट्री हम बन चुके हैं एशिया में। और बिहार में टोटल कितनी होगी, 5 रामसर साइट। और इसी तरह से जम्मू कश्मीर में कितनी है, जम्मू कश्मीर में भी 5 रामसर साइट है। कौन सी 5 रामसर साइट है ये आपको पता होना चाहिए। आल दो मैंने लास्ट में पीडीएफ एक कंपाइल की है, एक इसी में एंड में, ऐड किया रामसर साइट, वो उसमें आप देख लोगे अगर आपको नहीं पता है। जम्मू कश्मीर का भी और बाकी भी ऐड किया है मैंने, क्योंकि स्टैटिक में भी लास्ट में ऐड किया मैंने। न्यू रामसर साइट्स राजस्थान में, ये देखो, ये भी याद करना आपने, रामसर साइट मिनार, MENAR मिनार उदयपुर, ठीक है, और किचन पलोड़ी, ये दोनों को ऐड किया गया है कब, जून 2025 में। टोटल रामसर साइट सबसे ज्यादा किसके पास है, तमिलनाडु के पास 20 रामसर साइट है, और उत्तर प्रदेश के पास 10। ये इंपॉर्टेंट है। सबसे ज्यादा जैसे 94 रामसर साइट है इंडिया में, तो सबसे ज्यादा किस स्टेट में है, तो तमिलनाडु में सबसे ज्यादा है, और उसके बाद यूपी के पास, ठीक है। और लीस्ट किसके पास है ये पता होना चाहिए, लीस्ट मतलब सबसे कम किसके पास है, रामसर साइट। चलो आगे देखेंगे हम, लार्जेस्ट साइट कौन सी है, बिगेस्ट साइट कौन सी है, वो सब हम आगे डिस्कस करेंगे। चलिए फिलहाल के लिए आपको इतना याद हो गया, क्या याद करना था, 93 उदयपुर झील जो है, उदयपुर झील ये बिहार में है, ठीक है। और MENAR मनार जो है उदयपुर में है, लेकिन ये कौन सा है, ये राजस्थान में है। ये कंफ्यूजन रहेगा आपको, इसीलिए मैं लिख रहा हूं मैं। जब लिखा जाएगा उदयपुर झील, तो ये है बिहार में, दोनों रामसर साइट्स हैं अगर देखा जाए तो, ठीक है। मीनार उदयपुर लिखा जाएगा तो वो राजस्थान में, कंफ्यूजन नहीं होना है। चलिए, वेटलैंड सिटी एक्रीडेशन दिया गया है, तो ये आपको पता चाहिए, वेटलैंड सिटी एक्रीडेशन किसको दिया गया है, उदयपुर राजस्थान, इंदौर MP became the India's first 2 city received the accreditation under the Ramsar Convention। तो इंडिया के फर्स्ट 2 सिटी बनी है, कौन कौन सी बनी है, उदयपुर राजस्थान और इंदौर MP। अष्टामुड़ी लेक केरला में, ये न्यूज में है, ठीक है। तो इसमें आपको पता होना चाहिए कि ये कहां पे है। इट इज फ्रेश वाटर लेक, और विच इज द सेकंड लार्जेस्ट लेक इन केरला, ठीक है। तो आपने बताना है कमेंट में फ्रेश वाटर लेक इंडिया की कौन सी है, फ्रेश वाटर लेक, लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक, ये लिखना है, लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया कौन सी है।
कमेंट बॉक्स में बताना है। फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया कौन सी है? अष्टामुडी लेक जो केरला में है, विच इज द सेकंड लार्जेस्ट इन केरला, और दिस इज द फ्रेश वाटर लेक। कमेंट बॉक्स में बताना आपने फ्रेश वाटर लेक इंडिया की कौन सी है। चलिए आगे। हम्म 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 चलिए, तो ये था रामसर साइट के बारे में। तो पहला हमने देखा स्पीसीज कंजर्वेशन, रामसर साइट्स। रामसर साइट के रिलेटेड और भी चीजें दी हैं आगे, बट वो लेटर ऑन पढ़ेंगे हम। पहले शॉर्टकट देख लेते हैं, फिर हम एक एक टॉपिक पे घुसेंगे। चलिए, ज्योग्राफी, हेरिटेज और ग्लोबल इवेंट में क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है वो देख लेते हैं। ठीक है, ज्योग्राफी, हेरिटेज एंड ग्लोबल इवेंट्स में कौन कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट हैं वो देख लेते हैं। चलो देखिए, ये इंपॉर्टेंट है। यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व, यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व इंडिया के कितने टोटल बायोस्फीयर रिजर्व हैं, ये इंपॉर्टेंट है। तो इंडिया के टोटल बायोस्फीयर रिजर्व अंडर द यूनेस्को बायोस्फीयर एमएबी प्रोग्राम, एमएबी प्रोग्राम ऑफ यूनेस्को, जो कि कितने हैं? एमएबी प्रोग्राम बाय यूनेस्को फॉर बायोस्फीयर रिजर्व there are 13 biosphere reserve under the UNESCO MAB प्रोग्राम। ठीक है, और गवर्नमेंट के पास 20 है। अगर नॉर्मल क्वेश्चन आएगा कि बायोस्फीयर रिजर्व इंडिया गवर्नमेंट ने कितने नोटिफाइड किए, लेकिन उसमें आएगा इंडिया गवर्नमेंट ने कि कितने हैं। इंडियन गवर्नमेंट ने बायोस्फीयर रिजर्व कितने हैं, तो वो 20 हैं। बट अगर बोलेंगे कि यूनेस्को के अंडर जो है, जो कि इंटरनेशनल लेवल पे जिनको इंपॉर्टेंस दी गई है, वो है 13। और अभी पहले कितने थे? 12 थे, अब कितने हो गए? 13। और 13 वाला कौन सा है और किस स्टेट में है, ये इंपॉर्टेंट है, ये न्यूज में। ठीक है, चलिए बाकी 12 के 12 देख लेने आपने, क्योंकि मैंने एड ऑन नहीं किए वो। अगर आपको आते हैं तो वेल एंड गुड, नहीं आते हैं तो एक बार देख लेना, कि वो स्टैटिक में कवर हो जाएगा। अब 13 वाला कौन सा बना? तो इंडिया, ये बना कोल्ड बायोस्फीयर रिजर्व, कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व। कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व कहां पे? ये हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, ऑफिशियली डेजिग्नेटेड बाय यूनेस्को एंड इट बिकेम इंडिया 13th साइट इन द वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक है, चलिए, ये टेंटेटिव लिस्ट है, जिसमें यूनेस्को टेंटेटिव लिस्ट है नेचुरल हेरिटेज साइट की। ठीक है, बट ये आप छोड़ दीजिए। इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ ग्लेशियर प्रिजर्वेशन, ये भी अभी न्यूज में रहा है। ठीक है, तो काफी सारे न्यूज चैनलों में भी इसको कवर किया है। इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ ग्लेशियर प्रिजर्वेशन, तो इसके लिए ये कंजर्वेशन हुई है, किसको? ग्लेशियर को प्रिजर्व करना है, उसके लिए इंटरनेशनल लेवल पे कॉन्फ्रेंस हुई है। कहां पे हुई है? दुशानबे ताजिकिस्तान में। कहा हुई है? दुशानबे ताजिकिस्तान में 2025 में। इस पे फोकस किया गया है, कॉम्बैट ग्लेशियर रिट्रीट एंड इंश्योरिंग फ्रेश वाटर सप्लाई फ्रॉम क्रायोस्फेरिक सोर्सेज। ठीक है, तो ग्लेशियर रिट्रीट के लिए, ग्लेशियर को हम कैसे प्रिजर्व कर सकते हैं, उसके लिए बस इतना याद करना है। कहां पे हुई है? दुशानबे ताजिकिस्तान में। ठीक है, ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन दिया जाता है, और इसमें इंडिया को किसको किसको मिला है, ये इंपॉर्टेंट बन जाता है। ये पहले भी मिलता है इंडिया को, बहुत सारी बीच को मिलता है। ठीक है, मिला हुआ पहले, लेकिन आपने याद करना है केरला की कप्पड़ बीच जो है कोझिकोडी में है, और चल बीच जो है कनूर में। ठीक है, इनको ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन दिया गया है, FEE, जो कि डेनमार्क की एक ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, डेनमार्क की एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें इसको मिला है चल बीच और कपड़ बीच। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है, ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन। एक मिनट रुकना आपने। चलिए, तो आगे आपके पास आ गया ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन। ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन में किसको मिला है? केरला की कपड़ बीच और चल बीच को ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन, जिसमें आपको मिलता है कि कौन सी जो जैसे बीच को मिला है तो कितनी साफ है। ठीक है, और कितनी सुविधा जो है, एक्टिविटी अच्छी है। ठीक है, नेशनल लेवल पे तो ये दिया जाता है। दिया किसने दिया है? डेनमार्क ने, FEE। जियो फिजिकल इवेंट हुए हैं कुछ, ठीक है, वर्ल्ड लेवल पे, तो वो इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। जियो फिजिकल इवेंट्स कौन कौन से हुए हैं, तो वो देख लेते हैं। थोड़ा सा नाम याद रखने आपने, और कुछ नहीं है। अगर आ जाएगा कि ये चीज न्यूज में थी, कहां थी, तो उसके लिए चलिए, जियो फिजिकल इवेंट्स जो कि न्यूज में रहे हैं, एक आपका आ गया किलाऊ वाल्केनो,
किलाओ वाल्कनो जो कि शील्ड टाइप है, ये हवाई पे है, हवाई आइलैंड पे। हेलो, किलाओ वाल्कनो शील्ड टाइप है जो कि हवाई आइलैंड पे है। माउंट लियोटोबी, लियोटोबी ये कहां पे है? इंडोनेशिया में, जो कि इरप्ट हुआ है अभी इसी साल, ठीक है। और याला ग्लेशियर जो कि नेपाल में है, ये शायद से खत्म हो सकता है 2040 तक। कमेंट बॉक्स में बताना आपने कि इंडिया का कौन सा एक्टिव एक्टिव वाल्केनो है, ओनली एक्टिव वाल्केनो इन इंडिया। कमेंट बॉक्स में बताना है ओनली एक्टिव वाल्केनो, वाल्केनो इन इंडिया, जो कि इस साल अरप्ट भी हुआ है, ठीक है, जो कि न्यूज में रहा है रेगुलरली। आपने कमेंट बॉक्स में बताना है ओनली एक्टिव वाल्केनो इन इंडिया, कहां पे, ये भी बता सकता हूं मैं, बता नहीं सकता हूं, मैंने बताना नहीं है, ठीक है। ओनली एक्टिव वाल्केनो ऑफ वाल्केनो ऑफ इंडिया जो कि न्यूज में है, ये आपने बताना है। सिर्फ एक ही है ना, तो या तो आपको पता होना चाहिए कि एक्टिव वाल्केनो कौन सा है। चलो अब देखते हैं हम आगे। ये तो हमने डिस्कस कर दिया जो कि ज्योग्राफी में कौन सी चीजें न्यूज में रही होंगी, और हम इनमें से कुछ डिटेल में भी डिस्कस करेंगे कुछ टाइम में, ठीक है। लेकिन ये है ओवरऑल वन लाइनर में अगर आपको क्वेश्चन आए तो उसके लिए। पॉलिसी, इनिशिएटिव एंड फंडिंग, अगर हम देखें कौन कौन सी सरकार ने पॉलिसी या फिर इनिशिएटिव नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे, या फिर फंडिंग के रिलेटेड, कोई क्लाइमेट चेंज के रिलेटेड कोई चीजें रही हैं न्यूज में, तो वो हम देख लेते हैं। चलिए, इन्वायरमेंट में अरावली ग्रीन वॉल इनिशिएटिव लिया गया है, तो ये इंपॉर्टेंट बन जाता है। क्या लिया गया है? अरावली ग्रीन वॉल इनिशिएटिव। अरावली क्या है? माउंटेन रेंज है, ठीक है। कहां से कहां तक है? ये आपकी 700 किलोमीटर अरावली रेंज है, जो कि हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, दिल्ली, ठीक है। 700 किलोमीटर रेंज है इसकी, और इसको लॉन्च किया गया है अरावली ग्रीन वॉल इनिशिएटिव, ठीक है। और लॉन्च किया गया है वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 2025 में, टू रीजुबिनेट इतने रेंज की 700 मीटर तक जो भी है, ताकि जैसे हमारा इनिशिएटिव क्या है, देखो इंटरनेशनल लेवल पे चल रहा है यूएनसीसीडी टू कम्बैट डेजर्टिफिकेशन, तो डेजर्टिफिकेशन यहां ना हो, उसी के रिलेटेड ये चीज हुई है, ठीक है। तो ये आपको बताना चाहिए। कब लॉन्च हुआ? 2025 में हुआ, ऑन द वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। और इरावली रेंज का कितनी स्टेट में से पास होती है? ये है हरियाणा, राजस्थान, गुजरात एंड दिल्ली। एनडीए फॉर कार्बन ट्रेडिंग, कार्बन ट्रेडिंग के लिए नेशनल लेवल पे इंडिया ने एक बॉडी बनाई है जिसका नाम है नेशनल डेजिग्नेटेड अथॉरिटी। एनडीए वो सरकार नहीं, बीजेपी वाली एनडीए सरकार नहीं, यहां पे नेशनल डेजिग्नेटेड अथॉरिटी बनाई गई है, ठीक है। नेशनल डेजिग्नेटेड अथॉरिटी वाज कंस्टिट्यूटेड अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज टू ओवरसी कार्बन ट्रेडिंग अलाइन विद आर्टिकल 6 ऑफ पेरिस एग्रीमेंट, ठीक। कार्बन में ट्रेडिंग कैसे करनी है, उसके लिए सिर्फ इतना याद करना है कि एनडीए बनाई गई है। तो एनडीए क्या है? कार्बन ट्रेडिंग के लिए क्या है? स्टैटिक पोर्शन है, वहां से आप देख सकते हैं। कार्बन ट्रेडिंग नहीं पता तो कार्बन ट्रेडिंग और कार्बन ऑफसेट एक ही चीज है। कार्बन ऑफसेट, सॉरी, कार्बन ट्रेडिंग ऑफसेट ये नहीं है, कार्बन क्रेडिट, कार्बन क्रेडिट और ऑफसेट एक ही बात है, लेकिन हम आगे इसमें डिस्कस करेंगे। अभी फिलहाल के लिए नेशनल लेवल पे एक बॉडी बनाई गई है कार्बन ट्रेडिंग के लिए, उसको याद करना है। एक यूएन कॉन्फ्रेंस की गई है किस पे? वाटर ओशियन पे, तो ये आपको बताना चाहिए। यूनाइटेड नेशन ओशियन कॉन्फ्रेंस UNOC3, ठीक है। प्लेज किया गया है इसमें मोमेंटम फॉर रेटिफिकेशन ऑफ BBNJ, ठीक है, हाई सी ट्रीटी जो है, ठीक है, BBNJ हाई सी ट्रीटी, इसको प्लेज किया गया है यूएन ओशियन कॉन्फ्रेंस, ठीक है। ये कहां पे हुई है? ये हुई है कहां पे? फ्रांस में। चलिए, यूएन फोरम ऑन फॉरेस्ट, ये भी एक हुई है UNFF20, ठीक है, जिसका मेन मकसद है कि हम फॉरेस्ट को सस्टेनेबल मैनेजमेंट तरीके से चलाएं ग्लोबली, ठीक है। और ये किसने किया है? ये यूनाइटेड नेशन की ऑफिशियल इकोसॉक ने किया है, ठीक है। इट इज अंडर द इट फंक्शनल मैकेनिज्म, कमीशन बनाया गया है अंडर द इकोसॉक दैट प्रमोट सस्टेनेबल फॉरेस्ट मैनेजमेंट ग्लोबली। कॉर्निंग बायोडाइवर्सिटी फंड बनाया गया है, ठीक है। ये आपको पता चाहिए कितना फंड बनाया गया है, किसके रिलेटेड है, जब आपको पता चल रहा है किसके रिलेटेड है, कॉर्निंग बायोडाइवर्सिटी फंड दैट इज रिलेटेड टू बायोडाइवर्सिटी।
7 countries secured 5.8 million for nature friendly agriculture under कन्मिंगिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क। कितना फंड है? 7.8 मिलियन। तो इतना पता होना चाहिए कि कितना बनाया गया है, कौन सा फंड है, कितने मिलियन है, ये पता होना चाहिए। एबीएस मैकेनिज्म इंडिया में चलता है तो वो पता होना चाहिए। एबीएस जो मैं अभी आपको पहले बता रहा था, नगोया प्रोटोकॉल के अंडर आता है, ठीक है। तो एबीएस होता है एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग मैकेनाइज्ड मैकेनिज्म यूज्ड बाय एनबीए, ठीक है, नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी, ठीक है। ये पता होना चाहिए एनबीए का मतलब क्या है। टू रिलीज फंड्स टू कम्युनिकेट टू कम्युनिटीज, फॉर एग्जांपल रेड सेंटर ग्रोअर्स हु कंजर्व जेनेटिक रिसोर्सेज। तो एबीसी मैकेनिज्म इंडिया में जो है नगोया प्रोटोकॉल के अंडर था। 2010 में नगोया प्रोटोकॉल को बनाया गया और जो नेशनल लेवल पे बॉडी बनी है जिसका नाम है एनबीए, नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी, ठीक है। तो वो एबीएस मैकेनिज्म को यूज किया गया है बाय द एनबीए रिलीज फंड उन कम्युनिटी को देना है जो कि कंजर्व कर रहे थे अलग अलग जेनेटिक रिसोर्सेज को। एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग का मतलब यही है कि जो जो रिसोर्सेज किसी कम्युनिटी ने जोड़ के रखे थे, ठीक है, कंजर्व करके रखे थे, जैसे फॉरेस्ट हो गया, जैसे रेड सैंडर ग्रोथ जो थे, तो उनको जो जेनेटिक रिसोर्सेज उन्होंने कंजर्व करके रखा था, ओके, तो उनको भी बेनिफिट मिले, तो उसके लिए फंड को रिलीज किया गया। चलिए, अब इसके अलावा एक न्यूज में आपका कोविड-19 रहता है जो कि साइंस एंड टेक से भी रहता है, और एक काला अजहर एलिमिनेशन इसके बारे में बात करी है, ये भी दे सकते हो। एक टीबी के लिए वैक्सीन भी इंडिया ने डेवलप की है, वो भी देख लेना आपने, ठीक है। एक कोविड-19 के लिए वैक्सीन जो कि न्यूज में रहती है, ठीक है। काला अजहर एलिमिनेशन, 6 अफ्रीकन नेशन साइन एन एमओयू टू एरेडिकेट ये काला अजहर, ठीक है। तो ये क्या है, एक ही न्यूज में एक और चीज रही है, वो है कोविड-19 की वैक्सीन, ठीक है, और टीवी भी रिमूव करने वाले, ठीक है। चलिए, बायोडाइवर्सिटी में कुछ और चीजें जो न्यूज में है वो वन लाइनर मैंने इसमें रखा है ताकि हम जल्दी जल्दी डिस्कस करें, क्योंकि कुछ चीजें मैंने डिस्कस कर दी है और कुछ चीजें मैं वन लाइनर में जल्दी जल्दी डिस्कस करूंगा, ताकि अगर वन लाइनर क्वेश्चन आ जाए तो आप कवर इसको कर पाए। बायोडाइवर्सिटी वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, डुगांग कंजर्वेशन रिजर्व को बनाया गया है पाक बे तमिलनाडु में। इंडिया का फर्स्ट डुगांग कंजर्वेशन रिजर्व है जो कि सितंबर 2022 में बनाया गया, जिसको रिकॉग्नाइज किया आईयूसीएन ने। और डुगांग क्या है? एक मैमल है, इतना याद करना है, मैमल है, ठीक है, जो कि क्या है? डुगांग मैमल है, इतना याद करना है। वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस अबू धाबी एज ए ग्लोबल मॉडल फॉर द मरीन बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। तो इंपॉर्टेंट है कि इंडिया का फर्स्ट डुगांग कंजर्वेशन रिजर्व है, किया बनाया गया था 2022 में, इसको रिकॉग्नाइज किया आईयूसीएन ने। तो कौन सी स्टेट है? तमिलनाडु। चलिए, बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट्स, नागामलाई हिलॉक इन रोड डिस्ट्रिक्ट वाज नोटिफाइड एज तमिलनाडु इज फोर्थ बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट, ठीक है। बायोडाइवर्सिटी जैसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट होता है ना, वैसे ही बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट भी होता है। तो ये किसको मिला है, ये आपको पता चाहिए। एबीएस मैकेनिज्म और रेड सेंडर, ये मैंने आपको अभी बताया कि एबीएस मैकेनिज्म में एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग जो कि नगोया प्रोटोकॉल के अंडर है, यूएनसीबीडी के अंडर है। जैसे एक मैंने बताया कौन सा प्रोटोकॉल था, एक नगोया प्रोटोकॉल, एक दूसरा कोई था, ठीक है, बाद में देखते हैं। एबीएस मैकेनिज्म जो कि रेड सेंटर के लिए बताया गया है। एनबीए जो है नेशनल लेवल पे बॉडी है, नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी, जिन्होंने 3 करोड़ जो है रिलीज किया है टू रेड सेंटर ग्रोर इन आंध्र प्रदेश अंडर द एक्सेस एंड बेनिफिट्स मैकेनिज्म। सिंपल इतना याद करना है कि पैसा इनको मिलता है कम्युनिटी को, तो एबीएस के अंडर मिलता है, 3 करोड़ दिया गया है, बस इतना याद करना है। किसने दिया है? एनबीए ने रिलीज किया फंड। और ये एबीएस किसके अंडर आता है? नगोया प्रोटोकॉल। ये किसके अंडर आता है? सीबीडी के अंडर, ठीक है। तो ये नगोया प्रोटोकॉल जो इंडिया ने अपने लिए प्रोटोकॉल किया है, ठीक है, समझ गए ना, उसमें एबीएस है। तो ये यूएनसीबीडी है, इंटरनेशनल लेवल पे है, इंडिया उसका मेंबर है। यस, इंडिया मेंबर है। इंडिया तो तीनों का मेंबर है, यूएनएफ ट्रिपल सी का भी मेंबर है, यूएनसीबीडी का भी मेंबर है, यूएनसीसीडी का भी मेंबर है, क्योंकि इंडिया ने होस्ट भी किया है ना इनमें से। अब देखते हैं इंडिया यूएनएफ ट्रिपल सी को होस्ट करेगा 2028 में। चलिए, नेशनल लेवल पे रेड लिस्ट निकाली गई है, नेशनल रेड लिस्ट असेसमेंट निकाली गई है। इंडिया विल बी लॉन्च रेड लिस्ट सर्वे टू असेस द एक्सटिंक्शन रिस्क ऑफ 11,000 स्पीसीज बाई 2030 अलाइनिंग विद ग्लोबल कंजर्वेशन स्टैंडर्ड। इंडिया ने एक अपना बनाया है क्या, रेड लिस्ट के। जैसे अब देखते हो रेड लिस्ट कैटेगरी कौन लगाता है? आईयूसीएन स्टेटस आता है ना, जैसे आप देखते हैं आईयूसीएन स्टेटस, यूएन स्टेटस आता है ना, रेड लिस्ट, उनकी भी एक रेड लिस्ट आती है जिसमें आपको स्पीसीज के बारे में बताते हैं,
वाल्नेबर है या फिर एंडेंजर स्पीसीज है, ठीक है, क्रिटिकल एंडेंजर्ड है वगैरह वगैरह। ठीक है, तो ये आईयूसीएन स्टेटस बताते हैं। यहाँ पे इंडिया खुद अपना नेशनल लेवल पे रेड लिस्ट बना रहा है, रेड लिस्ट स्पीसीज की, और कम से कम कितनी, 11,000 प्लस। ये पता होना चाहिए कि ये 2030 तक जो है इंडिया ये डाटा खुद तैयार करेगा कि हमारे पास कौन कौन सी रेड लिस्ट है स्पीसीज की। ठीक है, इंडिया विल लॉन्च रेड लिस्ट सर्वे टू एक्सेस द खत्म होने वाली स्पीसीज 11,000 स्पीसीज 2030 तक, ताकि हम अलाइन करें ग्लोबल कंजर्वेशन स्टैंडर्ड को। राइनो डीएनए इंडेक्स जो है ये प्रोग्राम लॉन्च किया गया है। ठीक है, किसके लिए, ये इंपॉर्टेंट है। राइनो एनडीए डीएनए इंडेक्सिंग ये किया गया है और इंडिया ने लॉन्च किया है, मिनिस्ट्री इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री ने, विद द हेल्प ऑफ WII फॉरेस्ट डिपार्टमेंट WWF इंडिया, टू क्रिएट अ यूनिक डीएनए सिग्नेचर फॉर ईच राइनो, एडिंग एंटी पोचिंग एफर्ट्स। एक और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी न्यूज में है, ये इसलिए न्यूज में है, इट इज इंडियाज फर्स्ट मैनमेड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। बस इतना याद करना है कि कहाँ पे है, महाराष्ट्र में है। क्यों न्यूज में उसको छोड़ो, बट इतना रखना है कि महाराष्ट्र में सागरेश्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इंडिया का फर्स्ट मैनमेड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। खाई कैमल्स गुजरात में है, ये स्विमिंग कैमल ब्रीड है, ये अपना चाहिए। चलिए, अष्टमुड लेक केरला में है, फ्रेश वाटर लेक है, सेकंड लार्जेस्ट है केरला में, बस इतना बता। लेक मंजाला इजिप्ट में है, ठीक है, लेक मंजाला इजिप्ट में है। अ कोस्टल लेक अंडर स्क्रूटनी ड्यू टू ड्रेजिंग विच हैज अल्टर्ड इट्स सैलिनिटी एंड न्यूट्रिएंट लेवल्स। ठीक है, बायोल्यूमिनेसेंट ब्लूम कोची में देखा गया है, बस इतना ही बड़ा है। क्लाइमेट चेंज ज्योग्राफी एंड ग्लोबल ट्रीटी, इसमें हम देखें, एक तो कार्बन एमिशन ट्रेडिंग रिजीम बनाया गया है। ठीक है, आर्टिकल 6 ऑफ पेरिस एग्रीमेंट, इंडिया कंट्रीब्यूट 21 मेंबर एनडीए नेशनल डेजिग्नेटेड अथॉरिटी, जो मैंने आपको पहले बताया। ठीक है, इसको हेड कौन करेंगे, कौन करेगा, मिनिस्ट्री, इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री। यूएन ओशियन कॉन्फ्रेंस जो कि फ्रांस में हुई है जून 2025 में, और इसमें गोल है कि हम 30% ओशियन को प्रोटेक्ट कर पाए, 30%, और मोमेंटम फॉर द रेटिफिकेशन ऑफ द BBNJ हाई लेवल ट्रीटीज। एक आपने याद करना है यूएन क्लॉज के बारे में। ठीक है, उसमें आपको हाई सीज वगैरह दिखेगा, इसमें नॉटिकल माइल वगैरह तेरह पता नहीं चाहिए। कन्मिंगिंग बायोडाइवर्सिटी फंड 5.8 मिलियन जो है 7 कंट्री के द्वारा दिया गया है, जो भी है। ग्लेशियर मेल्ट हो रहा है जिसका नाम है याला ग्लेशियर नेपाल में, जो कि खत्म हो जाएगा 2040 तक, ये आ सकता है। ठीक है, बाकी हमने देख लिया। ट्रॉपिकल साइक्लोन्स जो न्यूज में है, साइक्लोन भी आपके पास पिछली बार न्यूज में आया, तो एक टॉपिक हमने अलग से देख लेना है। शायद से मैंने साइक्लोन के बारे में और ज्यादा नहीं किया, बट लेटेस्ट साइक्लोन देख लेने आपने, क्योंकि JKPSC ने 2024 में क्वेश्चन पूछा है साइक्लोन, नेमिंग ऑफ द साइक्लोन कि लेटेस्ट कौन कौन से हुए हैं, मतलब अलग अलग कंट्री के, जैसे इंडिया के पास के देख लेने, इंडिया में कौन सा हुआ, जापान में कौन सा हुआ, USA में कौन सा हुआ, वगैरह वगैरह। ठीक है, उसके बारे में थोड़ी सी लिस्ट है जो मैंने देखी यहाँ पे। एक तो ट्रॉपिकल साइक्लोन सीएन जो कि इंडियन ओशियन में ऑफ हुआ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में। टाइफोन विपिया जो कि लैंडफॉल हुआ चाइना में। बस इतना याद करना है, बाकी हम देखेंगे आगे। चलिए, हम अब देखते हैं थोड़ा डिटेल में, हर एक टॉपिक को डिटेल में देखेंगे। और डिटेल में देखने का मतलब ये है कि इंटरनेशनल बिग कैटर लाइंस के बारे में हमने पढ़ा। ठीक है, उसका मेन पॉइंट आपको मैं जल्दी जल्दी बताने वाला हूं, बाकी आप PDF में देख लेना। चलिए, मैं जल्दी करूंगा ताकि आप जल्दी से इसको रिवाइज कर पाए। जो हमने अभी तक डिस्कस किया उसको थोड़ा एलिबोरेट करके देख रहे हैं। चलिए, कब हुआ बिग कैट लाइन्स, 2023 में। ठीक है, हेडक्वार्टर कहाँ पे है, इंडिया में। कौन कौन सी 7 बिग कैट्स हैं, टाइगर, लाइन, लेपर्ड, स्नो लेपर्ड, चीता, जैगुआर, पुमा। ठीक है, कौन कौन सी फाउंडिंग मेंबर है, 5 कंट्री है। ठीक है, ये नहीं याद करनी है तो कोई जरूरत नहीं है, ऐसे इंडिया, निकारागुआ, सोमालिया, इस्वानी, लिबरिया। ठीक है, बट ये इंपॉर्टेंट नहीं है। आप सिर्फ इतना याद करो, नेपाल ने ज्वाइन किया 2025 में इसको। हेडक्वार्टर कहाँ पे, फर्स्ट असेंबली न्यू दिल्ली में हुई है, और प्रेसिडेंट कौन रहेंगे, फाइनेंस मिनिस्टर, फाइनेंस सॉरी, ये कौन सी मिनिस्ट्री, एनवायरमेंट मिनिस्ट्री। ठीक है, इस तरह से बाकी वाले टॉपिक मैंने कंबाइन करके रख लिए हैं, वो आप देख सकते हैं, PDF आपको मिल जाएगी। बट ओवरऑल क्या न्यूज में रहा है वो हमने डिस्कस कर दिया। अब इसी तरह से जैसे टाइगर और डॉल्फिन, इसमें भी अगर देखें तो क्या चीजें आपने याद करनी है टाइगर और डॉल्फिन के बारे में। ठीक है, देखिए, 1 मिनट में खत्म करना टॉपिक हमने। टाइगर और डॉल्फिन में याद रखना है कि प्रोजेक्ट टाइगर कब स्टार्ट हुआ, 1973 में। डॉल्फिन कब हुई, 20 में। इसको कौन गवर्निंग अथॉरिटी कौन सी है, NTC है। स्टेचुरी बॉडी जो कि 2005 में बनाई गई है अंडर द मिनिस्ट्री। इसको कौन कर रहा है, डॉल्फिन को WII वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया अंडर द यूनियन मिनिस्ट्री। ठीक है, जिन्होंने सर्वे को कंडक्ट करा। करंट स्टेटस क्या है, की फिगर्स क्या है, टाइगर की 58 टाइगर रिजर्व है कंट्री में,
और फर्स्ट एवर कम्प्रीहेंसिव डॉल्फिन का सर्वे किया गया जिसमें इतनी डॉल्फिन आपको पाई गई। इम्पैक्ट क्या है, 75% ऑफ वर्ल्ड के वाइल्ड टाइगर जो है वो पाए जाते हैं इंडिया में। वन ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट फ्रेश वाटर सर्वे हुआ है, ठीक, कवर द एंटायर रेंज ऑफ गंगा रिवर्स, जिसको गंगा रिवर डॉल्फिन जिसको बोलते हैं गंगा ब्रह्मपुत्रा, एंड द इंदस रिवर डॉल्फिन ब्यास में। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। सर्वे कहां कहां पे हुआ है इसका, तो आपको पता ही है गंगा कहां कहां से जा रही है, गंगा रिवर कहां कहां से आ जा रही है, समझ गए ना। उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, वेस्ट बंगाल, असम और पंजाब। ठीक है, चलिए फिर हम देखिए नीलगिरी तार सेंसिस कहाँ पे टोटल पॉपुलेशन कितनी है, कहाँ ज्यादा है वो देख लेंगे हम। नीलगिरी तार और एलिफेंट दोनों के हम कंपैरिजन देख लेते हैं। नीलगिरी तार 2025 में लॉन्च किया गया है, सेंसिस सेंसिस इसका कलेक्ट किया गया 2025 में। ठीक है, और इसका भी सेंसिस किया गया है एलिफेंट का 2025 में, लेकिन प्रोजेक्ट लॉन्च कब हुआ एलिफेंट का 1992 में। भी इसमें टोटल कितनी स्पीसीज पाई गई 2025 में, 1303। 33 जो है एलिफेंट रिजर्व है एज ऑफ 2025, और इसमें इंक्रीज हुआ है, इसमें रिव्यू अभी नहीं हुआ। ठीक है, इसमें 33rd वाला कौन सा है वो मैंने बता दिया आपको, उत्तर प्रदेश में दुधवा पीलीभीत रीजन में। और यहाँ पे तहार जो है ये कहाँ कहाँ पे ज्यादा है, ये अनामलाई टाइगर रिजर्व में 334 है, और मुखर्ती नेशनल पार्क में 282 है। ठीक है, चलिए ज्योग्राफिकल स्कोप का है, वेस्टर्न घाट में सबसे ज्यादा पाई जाती है नीलगिरी ताहार। और ये जो एलिफेंट जो है ये मेजरली 14 मेजर एलिफेंट बेरिंग स्टेट है, कितनी 14 मेजर एलिफेंट बेरिंग स्टेट है जहां पे आपको एलिफेंट दिखेंगी, मतलब 14 स्टेट है ओवरऑल इंडिया में जहां पे आपको एलिफेंट दिखेंगी। ठीक है, ये नहीं, को जम्मू कश्मीर में भी एक एलिफेंट पे रोड पे चल रहा है एलिफेंट, आपको लगेगा कि एलिफेंट यहाँ भी है। जम्मू कश्मीर में प्रोजेक्ट एलिफेंट का नहीं है। ऐसे आप जू में जाओगे या फिर आपको रोड में दिख जाएगा तो आपको लगेगा कि एलिफेंट ही एलिफेंट है, ऐसा नहीं है। ठीक है, बट ये कि जो रिजर्व बनाए गए हैं एलिफेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए वो बता रहा हूँ, वाइल्ड वाले एलिफेंट। चलिए प्रोजेक्ट हंगूल जो है जिसको कश्मीरी स्टेक भी बोलते हैं, ठीक है, और इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया गया 1970 में। ठीक है, और इसको क्या बोला गया है, चलिए इट इज क्रिटिकल एंडेंजर, एक तो ये बात याद रखनी है 1970 में प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है, और इसको कश्मीरी क्या बोलते हैं, कश्मीरी स्टैग बोलते हैं, और ये स्टेट एनिमल है जम्मू कश्मीर का, ये भी बताना चाहिए। शेड्यूल 1 ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर इसको रखा गया है, और प्राइमरी हैबिटेट इसका डाचीगाम नेशनल पार्क है जम्मू एंड कश्मीर में, वो पॉपुलेशन इंक्रीज हुई है। ठीक है, पहले से वो बहुत कम पॉपुलेशन की बची है। तो स्टेट एनिमल याद करना आपने, क्रिटिकल इंडेंजर है, और 1970 में प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है। ठीक है, चलिए आगे। वल्चर के बारे में हमने ऑलरेडी पढ़ दिया है, ठीक है, उतना ही काफी है, बट इसमें अगर और देखना चाहोगे तो आप देख सकते हैं। ठीक है, वल्चर के बारे में, फर्स्ट इंडिया फर्स्ट कंजर्वेशन पोर्टल वल्चर के रिलेटेड बनाया गया है, कहाँ पे, असम में, इतना काफी है। दूसरा ये है कि ये जो मेडिसिन है इनको बैन किया गया है, डिक्लोफेनिक और एस्लोफेनिक को, बस इतना याद करना है। एक्शन प्लान फॉर वल्चर कंजर्वेशन बनाया गया 2020 से लेकर 25 तक एक्शन प्लान किया गया था। एक इंपॉर्टेंट चीज जो आपने याद करनी है, ब्रीडिंग सेंटर बनाया गया इनके लिए ताकि ये ब्रीड कर पाए। ठीक है, तो ये बनाया गया कहाँ पे, वर्चुअल कंजर्वेशन ब्रीडिंग सेंटर पिंजौर हरियाणा में बनाया गया, तो ये इंपॉर्टेंट बन जाता है कि कहाँ पे बनाया गया। चलिए थर्ड आप देखते हैं कंजर्वेशन स्टेटस और स्पीसीज अवेयरनेस। चलिए वो कौन कौन सी स्पीसीज हैं, कम से कम 8 स्पीसीज हैं इसकी। ठीक है, ये क्वेश्चन तो नहीं आएगा कि कितनी स्पीसीज है, बट लेट इट बी, कितनी है, 8 स्पीसीज है। व्हाइट रम्प्ड वल्चर रेड वाली आ गई, हिमालयन वाली आ गई, इंडियन वल्चर आ गई, ठीक है, इजिप्टियन वगैरह वगैरह। इंटरनेशनल वल्चर अवेयरनेस डे कब मनाया जाता है, फर्स्ट सैटरडे ऑफ सितंबर। इसमें सिर्फ आपने याद करना है कि कहाँ पे ये फर्स्ट वल्चर कंजर्वेशन पोर्टल लॉन्च किया गया, आसाम में। दूसरा ये मेडिसिन वाला, और एक ब्रीडिंग सेंटर जो है पिंजौर हरियाणा में, बस वल्चर के लिए इतना काफी है। चलिए आगे, वेटलैंड रामसर साइट एंड यूनेस्को, ये आ गई। ठीक है, इसमें हम, ये तो हमने पढ़ लिया ना, तो ये रिविजन ही एक तरीके की, बट इसमें करेक्शन आपने करनी है, 93 नहीं 94 है रामसर साइट आज की डेट में। ठीक है, और इंडिया इज द लीडिंग कंट्री इन एशिया और थर्ड ग्लोबली, ये इंपॉर्टेंट है, ये हमने ऑलरेडी पढ़ दिया इसलिए दोबारा नहीं पढ़ रहे हम, बट चलिए ये वाला टॉपिक नहीं पढ़ना। ये ऑपरेशन ओलिविया ये पढ़ दिया हमने। टाइगर 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 कंजर्वेशन इनिशिएटिव ये भी हमने पढ़ दिया। चीता कंजर्वेशन ये इंपॉर्टेंट है, देखो इसमें क्या क्या कर क्या रहे हैं ये।
8 चीता लाए थे हमने, कहां से लाए थे? फर्स्ट बैच ऑफ अफ्रीकन चीता ट्रांसपोर्टेड टू इंडिया अंडर द प्रोजेक्ट चीता, कब लाए थे? सितंबर 2022 में। कहां से? नामीबिया, जो कि कहां पे है? नामीबिया कहां पे है? अफ्रीकन नेशन का एक देश है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट का, नामीबिया। वहां से हमें कुन्नू नेशनल पार्क में, जो कि कहां पे है? मध्य प्रदेश में। कुन्नू नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में। क्या किया था इसमें हमने? 8 चीता लाए थे, 5 फीमेल 3 मेल। सेकंड ट्रांसलोकेशन जो हमने की वो की अफ्रीका, अफ्रीका से ही वापस लाए। 12 चीते लाए, 7 मेल लाए और 5 फीमेल लाई। इसको कहाँ डाला गया? कुन्नू नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में। लेकिन ये लाए साउथ अफ्रीका कंट्री से। ये अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में एक नामीबिया है, साउथ अफ्रीका के पास की एक देश है जिसका नाम है नामीबिया। इसको किया गया 2023 में। अब हो क्या रहा है? अब हमने रीलोकेशन किया, ये आ गया ट्रांसलोकेशन, लेकिन ये इंटरनेशनल इंटर कॉन्टिनेंटल, एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट में इसको ट्रांसलोकेट किया गया था ना। देखो, हम एशिया में आते हैं, इंडिया एशिया में, और ये नामीबिया और साउथ अफ्रीका कहाँ है? अफ्रीकन कंट्री कॉन्टिनेंट में। तो इंटर कॉन्टिनेंट हो गया ना, एक इंटर इंटरनेशनल मुद्दा आ गया। ठीक है, तो ट्रांसलोकेशन किया गया। अब इधर लिख ले रीलोकेशन, तो रीलोकेशन टू अ न्यू सेंचुरी, तो रीलोकेट विद इन द कंट्री। ठीक है, और ये दो किए गए हैं, एक मेल, 2 मेल चीतास जो है साउथ अफ्रीका के। ठीक है, प्रवास और पवाक नाम भी दिए हुए, प्रवास और पवाक 6 ईयर ओल्ड ओल्ड मेल्स, दोनों मेल जो है इनको डाल दिया गया है कुन्नो नेशनल पार्क से। कहाँ पे? गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मध्य प्रदेश में। और कब रिलीज किए? एमपी सीएम डॉक्टर मोहन यादव इन 2025 में। जैसे बैटरी डेड होने वाली है। प्रणव, सी टाइप चार्ज देना जी, सी टाइप चार्ज देना, मेरे पास नहीं है, उधर पड़ा था नीचे। बैटरी 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 माइक की बैटरी डेड होने वाली है। एक सेकंड, ऐसे रुकना आपने। अगर ये बीच में बंद हो गया तो मैं पीडीएफ वैसे ही, जैसे लेक्चर होगा मैं वैसे ही कर दूंगा, ओके? क्योंकि एक माइक बंद हो चुकी है, तो मुझे ध्यान नहीं था इसका। और अगर बीच में बंद हो गया तो आई मीन टू से दैट, फिर आप खुद पढ़ सकते हैं, क्योंकि मेन 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 पॉइंट आपको डिस्कस कर दिए उनके साथ। चलिए मैं डिस्कस कर ही लेता हूँ, तब तक माइक में लगाइए, बट डेड होगी तो प्रॉब्लम हो जाएगी। चलिए, इसमें एंड में ना कुछ टॉपिक दिए हैं इकोनॉमी के, तो आपने वो पढ़ लेना है। माइक के बीच में दिक्कत आ गई, मुझे ध्यान नहीं दिया। चलिए, तो एक सेकंड, हेलो हेलो, यस। तो ये वाला आपने देख लेना है, कंजर्वेशन वाला हमने पढ़ लिया है, इसको मैं दोबारा से नहीं पढ़ूंगा। और स्पीसीज के बारे में है, रामसर साइट्स के बारे में कुछ फैक्ट है जो कि आपने देख लेने हैं। ठीक है, जैसे 94 रामसर साइट्स हैं, हाईएस्ट नंबर है इंडिया का। ठीक है, चिल्का लेक और किलोदी नगारा नेशनल पार्क सबसे पहले थे, 1981 में किया गया है, व्हेन इंडिया ज्वाइन इट। लार्जेस्ट साइट कौन सी है? सुंदरवन वेटलैंड है। स्मॉलेस्ट कौन सी है? रेणुका लेक, जो कि हिमाचल प्रदेश में है। सुंदरवन कहाँ है? वेस्ट बंगाल में। ठीक है, फिर आगे हाईएस्ट नंबर ऑफ साइट्स कहाँ है? तमिलनाडु 20 है, फॉलोड बाई उत्तर प्रदेश, वगैरह वगैरह। मोस्ट रिसेंट साइट कौन कौन सी है? जो गोगाबील लेक और गोकुल जाल से और उदयपुर झील। ठीक है, चलिए, और स्टेट वाइज भी मैंने डाटा दिया हुआ, स्टेट वाइज लिस्ट ऑफ 94 आंसर साइट्स, तो ये देख सकते हो। उदयपुर बील असम में है, ये इंपॉर्टेंट है। कोयलरो लेक आंध्र प्रदेश में है। इस तरह से ये पूरा डाटा दिया हुआ जो कि आपने देख लेना है। जम्मू कश्मीर का मैं खुद बता देता हूँ आपको। ठीक है, स्टेट वाइज दिया हुआ है, ये आपने देख लेना एक बार, क्योंकि पीडीएफ आपको अपलोड कर दी गई है। 5 की 5 जम्मू कश्मीर की याद करनी है आपने। हुक्करसर वेटलैंड, हैगम वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व, शालबाग वेटलैंड, और सुरिनसर मानसर लेक वेटलैंड। ओके, टोटल 94 है। यूएनएफ ट्रिपल सी सीओपी 30 31 32। तो नहीं नहीं, आपको आया क्या? क्या बोल रहे हैं? नहीं, मैं क्लास ले रहा हूँ, बताओ अगर कोई इंपॉर्टेंट अपडेट है तो। चलिए
चलिए रुकिए अभी 1 मिनट, आपने माइक तो मैंने रेडी कर दी है। हाँ, माइक माइक चेक चेक। ओके, चलो अभी एक बाइक चलने लग गई है, दूसरी में चार्ज लगा दिए, बट कितनी देर चलेगी आई विल अकोमोडेट अकॉर्डिंगली। चलिए, क्योंकि लेक्चर देना इंपॉर्टेंट है। यूएनएफ ट्रिपल सी सीओपी 30, 31, 32, इसमें भी आप देखेंगे तो अभी जो सीओपी 30 वाली थी, एक बार मुझे माइक चेक करने दो। ओके, वर्किंग। चलिए, तो सीओपी 30 वाली जो थी, ये हमारे पास 2025 में हुई है ब्राजील में, अमेजोन रीजन में, ठीक है। और इसमें आपने मेन याद रखना है, ग्लोबल गोल ऑन अडेप्टेशन बनाया गया है और बीएम बनाया गया है, ठीक है। बस ये याद करना है, सीओपी 31, 26 वाली कहाँ हो रही है? टर्की में हो रही है, ठीक है। फर्स्ट सीओपी टू टेक प्लेस इन टर्की है, टर्की में पहली बार हो रही है ये। इंडिया जो है कब होस्ट करने वाला है? इंडिया इज टू बी डिटरमाइंड 2028 में, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट बन जाता है। इसमें मैं एक कुछ और चीजें भी आपको बताने वाला हूँ, ठीक है, सीओपी यूएनएफ ट्रिपल सी के बारे में। एक सेकंड, मुझे लगता है मैंने इसमें डाला हुआ है। हम्म क्रोनोलॉजी ऑफ मेजर इन्वायरमेंटल कन्वेंशन प्रोटोकॉल, ये आपने एक बार खुद पढ़ लेना है, ठीक है। कि सबसे पहले 1971 में रामसर कन्वेंशन हुई, 72 में स्टॉकहोम कन्वेंशन हुई, 73 में साइट्स आई, 1985 वीना कन्वेंशन हुई, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, रियो समिट 1992 में, यूनेफ ट्रिपल सी, फिर 97 में क्योटो प्रोटोकॉल, रोटरडेम कन्वेंशन 1998 में, 2001 में स्टॉकहोम कन्वेंशन हुई। देखो, स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस और कन्वेंशन में फर्क है, ये याद करना। 2001 में स्टॉकहोम कन्वेंशन हुई, 2013 में मिनीमाटा कन्वेंशन हुई, 2015 पेरिस पेरिस एग्रीमेंट हुआ। फिर आपने क्योटो प्रोटोकॉल और पेरिस एग्रीमेंट के बीच में क्या करना है, क्या करना है, ये डिफरेंस पढ़ लेना। क्योटो प्रोटोकॉल जो है लीगली बाइंडिंग है, पेरिस एग्रीमेंट नॉन बाइंडिंग है, ये याद करना है। और फिर आपने इसमें वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स भी दी गई हैं, 44 रामसर साइट्स हैं जब एज ऑफ 2025, ठीक है। तो वो देख लेनी है कौन कौन सी हैं, और इसमें देखना है नेचुरल कौन सी है, ठीक है, मिक्स कौन सी है दूसरी वाली। ये पीडीएफ में आपने देख लेना, क्योंकि ये पूरा लेक्चर फिर ज़्यादा लंबा हो जाएगा। चलिए आगे। फिर मैंने इसमें डिस्कस किया है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, एचडीआई इंडेक्स, ठीक है। तो इसमें इंडिया का क्या रैंक रहा है? 134 रहा है आउट ऑफ 193 कंट्रीज, ठीक है। और जो कि इम्प्रूव हुआ है एज कम्पेयर टू बाकी। एसडीए में इंडेक्शन कौन डायमेंशन कौन कौन से आते हैं, ये आपने देखना है कौन कौन से हैं। अगर पूछा जाए आपको एचडीए ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में कौन कौन से डायमेंशन आते हैं, तो ये चार आपने याद करने हैं। लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग, मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग, जीएनआई पर कैपिटा, ग्रॉस नेशनल इनकम पर कैपिटा, ठीक है। तो ये मेन डायमेंशन है किसके? एचडीआई के। इंडिया का रैंक क्या रहा है वो मैंने बता दिया। जेंडर इनक्वालिटी में इंडिया क्या रैंक रहा है? 108 आउट ऑफ 166 कंट्री, ठीक है। ये वाला देख लेना आपने। फिर अब आ जाएगा इंडिया का रैंकिंग इन की ग्लोबल इंडाइसिस, ठीक है। इससे पहले ना मैं आपको एक चीज बताने वाला हूँ, क्योंकि अब हम इकोनॉमी पे जा रहे हैं, तो उससे पहले मैं एक यू एन एफ ट्रिपल सी और एक आईपीसीसी की रिपोर्ट, ठीक है। आईपीसीसी की रिपोर्ट जो आई है, उसने बोला है कि हमें एम है, हमारा एम क्या है। तो ये एक चीज आपने लिखनी, क्योंकि अब इकोनॉमी के टॉपिक पे जाने वाले हम, इन्वायरमेंट खत्म होने लगी है, ठीक है। इसमें लिमिट करने का था, विच एम टू, तो ये आपने कहीं लिख देना है, विच एम टू लिमिट। आईपीसीसी रिपोर्ट छोड़िए, अब ये देखिए, इससे पहले आईपीसीसी रिपोर्ट आप इसमें एंड में मैं अपलोड कर दूंगा। पहले हम देखते हैं यूएनएफ ट्रिपल सी, इसमें हमने सीओपी के बारे में देखना। देखो, COP 21 कहाँ हुई? पेरिस में, ठीक है, पेरिस में। पेरिस जिसको बोलते हैं पेरिस एग्रीमेंट भी बोलते हैं, ठीक है। और पेरिस एग्रीमेंट 2015 में आया और इंप्लीमेंट इसकी 2016 में हुई। और इसी के दौरान में इसी में आईएनडीसी की बात करी, आईएनडीसी की, नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन, कि कौन कौन कंट्री कितना कितना कंट्रीब्यूशन करेगी, ठीक है। इसका मेन एम क्या था? मेन एम था लिमिट करना। क्या लिमिट करना? टू लिमिट द ग्लोबल वार्मिंग टू बिलो 2 डिग्री सेल्सियस, प्रेफरेबली प्रेफरेबली 1.5 डिग्री सेल्सियस। तो ये इंपॉर्टेंट है, मेन एम इसका पेरिस एग्रीमेंट का, जो कि
नॉन बाइंडिंग है। क्या था? नॉन बाइंडिंग था। चलिए, इसके बाद आपकी COP26 हुई, मतलब इसके बाद बाकी वाली भी हुई, लेकिन COP21 के बाद इंपॉर्टेंट बन जाती है 26 ग्लासगो। ग्लासगो, जिसमें PM मोदी ने पंच अमृत की बात करी। क्या बोली? पंच अमृत। पंच अमृत। पंच अमृत की बात करी। और ये पंच अमृत 5 के 5 आपको याद करने हैं। याद करने हैं। ठीक है? पंच अमृत आपने पांचों के 5 याद करने हैं। चलिए, तो पंच अमृत आपने याद करने हैं, पांचों के पांचों। फिर आपके पास COP27। COP27 ये कब हुई? COP26 2021 में। इसके बाद 2022 में, मैं कंटिन्यू बता देता हूँ, ये आपने याद करना है स्पेसिफिक, क्योंकि हो सकता है इसमें से पूछे। 27 में इजिप्ट में हुई। कहा हुई? ये इंपॉर्टेंट है, तभी मैं लिख रहा हूँ इधर, नहीं तो मैंने लिखना नहीं, क्योंकि इसमें दिया नहीं गया, PDF में नहीं दिया है। इंपॉर्टेंट है, UN ट्रिपल की, क्योंकि वो पूछ सकते हैं कि कौन सी COP कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 21, 26, 27, 28 किस कंट्री में हुई, कौन इसको होस्ट किया, ठीक है, और इसका थीम क्या रहा। ठीक, थीम भी याद करना है, लेकिन थीम आप लेटेस्ट वाला याद करके जाना। लेटेस्ट वाला मतलब 2025 वाला, वो भी मैं बता दूंगा आपको। चलिए, COP28, COP29, COP30। ठीक है, तो 27 22 में अगर हुई, तो 26 वाली आपने याद कर दी 2021 में, उसके बाद रेगुलरली आपको याद हो जाएगा। COP21, प्राइम मिनिस्टर मोदी ग्लासगो गए थे, उन्होंने 5 अमृत दिए थे, वो याद करने। 5 अमृत कौन कौन से दिए थे? इजिप्ट में हुई, ये 2023 में, ये 24 में, और ये 2025 में। ठीक है, अब ये ग्लासगो में, इजिप्ट में, उसके बाद बाकू अजरबैजान में, अजरबैजान, अजरबैजान में 29 वाली, नहीं सॉरी, 28 वाली जो है, कहाँ गया रेजर, 28 वाली जो है, COP21, सॉरी 21 पेरिस में, COP26 ग्लासगो में, सिंपल लिख रहा हूं मैं, COP27 इजिप्ट में, COP28 UAE दुबई में, और COP29 बाकू अजरबैजान में, और COP30 जो है 2025 में, ये हुई बेलम, BELAM, ब्राजील में। कहाँ हुई? ब्राजील में। ब्राजील में। ठीक है, तो अगर ये 2000 कब हुई? 21 में, तो ये 22 में, 23 में, 24 में और 25 में, 2025 में। इससे क्या हो जाएगा, आपका ये क्वेश्चन भी कवर हो जाएगा, अगर इन केस ऐसे आता है कि UNFCCC की कितनी कितनी हुई। और पेरिस एग्रीमेंट को कितने साल हुए? 2015 में पेरिस एग्रीमेंट आया था, अब 2025 हो रहा है, इसको 10 साल हुए। और 10 साल में COP, यहाँ पे COP21 था, यहाँ पे क्या है, COP30, 15 साल हुए। ठीक है, और इसका थीम क्या रहा है? थीम देख लेना आपने। थीम इसका रहा है डिलीवरी ऑन द पेरिस प्रॉमिसिंग प्रॉमिस, डिलीवरी ऑन द पेरिस प्रॉमिस, मार्किंग 10 ईयर ऑफ एनिवर्सरी ऑफ पेरिस एग्रीमेंट। ठीक है, बस इतना याद करना है। और इसमें और याद करना है तो COP33 2028 में इंडिया कर रहा है। ठीक है, अब बस इतना ही था इन्वायरमेंट में, जो जो इंपॉर्टेंट चीजें थी मैंने बता दिया आपको। ठीक है, और भी कुछ होगा तो मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे डिस्कस कर ही दूंगा। एक चीज आपने देखनी है, शायद से मेरे से रह गया वो, वेना कन्वेंशन। वेना कन्वेंशन ये स्टैटिक पोर्शन है, लेकिन इसी के अंडर में एक चीज आती है, वो बताना चाहता हूँ मैं। ये वेना कन्वेंशन 1987 में हुई है, इसी के अंडर जो है एक प्रोटोकॉल हुआ है। इस प्रोटोकॉल का नाम है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। क्या नाम है? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। इसको आप याद करें किसके रिलेटेड है, वेना कन्वेंशन एज वेल एज मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किसके रिलेटेड है? आप याद कर सकते हैं ओम, जैसे ओम, ओ मतलब OM, ओम। ओ से हो गया अजोन, ओजोन, एम से हो गया मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ठीक है, ओ से आ गया अजोन, एम से आ गया मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, किसके रिलेटेड है? टू प्रोटेक्ट द अजोन, प्रोटेक्शन। क्या है?
वेना कन्वेंशन किसके रिलेटेड है? फॉर प्रोटेक्शन ऑफ ओजोन लेयर। ठीक है। और वेना कन्वेंशन मेनली जो था 1987 में आया। इसके बाद क्या मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आएगी ना इसी कन्वेंशन के अंडर। इसने क्या किया, बेसिकली आइडेंटिफाई किया कि एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है, क्या है प्रॉब्लम, क्या है ओजोन लेयर के लिए। इसलिए ये एक पेरेंट 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 फ्रेमवर्क ट्रीटी बनी। इट इज अ पेरेंट फ्रेमवर्क ट्रीटी फॉर द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। किसके रिलेटेड? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के लिए एक पेरेंट ट्रीटी बनी। कौन सी बनी? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के लिए। और मेन ये थी लीगली बाइंडिंग। ये क्या है? लीगली बाइंडिंग है। और ये यूनिवर्सल रेटिफिकेशन इसको मिली है। क्या मिली है? यूनिवर्सल रेटिफिकेशन और मैंडेटरी मैकेनिज्म इसमें प्रोवाइड किए गए हैं मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में, जो कि 1987 में किया गया। सॉरी, वियना कन्वेंशन 1985 में, ये है 1987 में। 1987 में ये है, वियना कन्वेंशन 1985 में, सॉरी मैंने 1985 ये वियना कन्वेंशन इसी के अंडर आती है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ठीक है। और इसमें एक्शन प्लान किया गया है। वियना कन्वेंशन फिर से लिख रहा हूं मैं, इसके अंडर आती है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। और ये मेन है ओएम से याद करना है। ओएम से मतलब मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल इज रिलेटेड टू द ओजोन लेयर। ओजोन लेयर को प्रोटेक्ट करना है। इट वाज ए एक्शन प्लान के लिए था। इसमें किया गया कि एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है, कैसे कैसे ओजोन कैसे डिप्लीट हो रही है। एक्शन प्लान में उन्होंने क्या किया, क्लोरोफ्लोरोकार्बन के जितने भी कंपाउंड्स थे उसको बैन करने के लिए बोला। और HALONS हेलोन्स का क्लोरोफ्लोरोकार्बन और हेलोन्स जितने भी थे पूरे वर्ल्ड वाइड ऑपरेशनल एक्शन लिया कि हम इनको बंद करेंगे। चलिए अब हम चलते हैं मेन इकोनॉमी के टॉपिक पे। रैंकिंग की रैंकिंग जो है किस किस की कहाँ रही है वो इंपॉर्टेंट बन जाती है इकोनॉमी के परस्पेक्टिव से। तो सबसे पहले हम क्लाइमेट चेंज वाला ही टॉपिक ले रहे हैं तो उसमें देख लेते हैं। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स इंडिया का कहाँ रहा है? 10th रहा है। कितना रहा है? 10th रहा है। चलिए दूसरा ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स इंडिया का कितना रहा है? ये कब का है? 2024-25 का है। ठीक है। तो ये ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 39th रहा है। कहाँ? 24 में। 25 में 38 हो गया। 38th रैंक आ चुका है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, मैंने नीचे लिखा हुआ है। और स्विट्जरलैंड रिमेन द टॉप कंट्री। और विपो इसको रिलीज करता है, इंपॉर्टेंट है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। इंडेक्स सॉरी। चलिए एक मिनट रुकना आपने। 38th रहा है 2025 में। 24 का 39th रहा है। स्विट्जरलैंड ने टॉप किया है। वर्ल्ड कम्पिटिटिवनेस इंडेक्स जो है 39th रहा है। स्विट्जरलैंड ने टॉप किया है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 105 रहा है 2024 में इंडिया का। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट डाटा तभी मैं पढ़ा रहा हूँ। ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो है 2005 रहा, सॉरी 105 रहा है 2024 में। और 102 रहा है 2025। 2025 लिख देना इधर आपने। 2025 में 102 रहा है। ठीक है। चलिए ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 134th रहा है, जो लास्ट इंडेक्स है आउट ऑफ 193 कंट्री। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स, हैप्पीनेस फिनलैंड, फनी फनी से फिनलैंड याद करना है। और वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में फिनलैंड ने टॉप किया है। 126 रैंक है इंडिया का। चलिए जो इंपॉर्टेंट है मैं बस वही बता रहा हूँ आपको। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में 2025 की वैल्यू देखें तो 99th रैंक रहा है किसका? इंडिया का, आउट ऑफ 167 कंट्रीज। और इंडिया ब्रेक्स इनटू टॉप 100। पहले हमारा रैंक ऊपर ऊपर ही हुआ करता था, समझ रहे हो ना। अब अच्छा रैंक आने लगा SDG में भी, तो 99th रैंक आया है। चलिए अब हम देखते हैं आगे नेक्स्ट। ये किसका लिखा हमने? SDG इंडेक्स के बारे में लिखा हुआ है। कौन कौन सी कंट्री टॉप की है वो है, फर्स्ट फिनलैंड, सेकंड स्वीडन, थर्ड डेनमार्क। चलिए आगे देखते हैं हम। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल कितने गोल है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल तो ये इंपॉर्टेंट बन जाता है। कितने गोल है? 17 गोल है। SDG SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट की डेफिनेशन किसने दी थी? ब्रांडलैंड कमीशन ने। कब दी थी? 1987 में। उसका आउटपुट की थी आर कॉमन फ्यूचर। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल कितने? 17 गोल है। टारगेट कितने? 169। कब अडॉप्ट किया है? 2015 में। कब तक है? 2030 में। ठीक है। जितने भी गोल हैं 17 के 17 गोल इसको अचीव करना है हर एक कंट्री ने। तो कितने टारगेट है? 169। 2015 से लेके 2030, 2005 से लेके 2015 तक, 2015 तक इसको बोलते हैं MDG, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल बोलते थे। अब इसका नाम है सस्टेन डेवलपमेंट। टारगेट कितना रखा है? 2030 का। ठीक है। इसका SDG में एक क्वेश्चन JKPSC ने बार बार क्वेश्चन पूछे थे, इसलिए पढ़ के जाना है। 21 में भी, 22 में भी, 23 में भी।
ठीक है, हो सकता है इस बार ये गोल्ड स्पेसिफिक पूछ लें। एसडीजी की स्टार्टिंग में पूछा था पीपीपी करके, ठीक है, पीपल्स पार्टिसिपेशन वगैरह वगैरह। अब वो आप क्वेश्चन देखेंगे ओल्ड पता चल जाएगा। एक में इन्होंने डेफिनेशन के रिलेटेड पूछा था, लिबरल डेफिनेशन क्या है, फलाना ढिमकाना डेफिनेशन कौन सी है। बट इस बार आपने रैंक पढ़ के जाना है। कितना रैंक है 2025 में, फिर से बोल रहा हूँ 2025 में इंडिया का रैंक है 99th रैंक। किसमें, एसडीजी में, वर्ल्ड वाइड में। टॉप किसने किया है, वो अभी हमने देखा स्विट्जरलैंड में शायद से। एक सेकंड देखते हैं, टॉप उसी ने किया है स्विट्जरलैंड में, किसने किया टॉप। एक सेकंड मुझे देखने दो, क्योंकि इतना डाटा है मुझे खुद भूल गया हूँ। इंडिया सस्टेन डेवलपमेंट गोल परफॉर्मेंस इंडेक्स 25, ठीक। इसमें फिनलैंड ने किया है, ठीक है। तो फिनलैंड फर्स्ट नंबर पे, सेकंड नंबर पे स्वीडन, थर्ड नंबर पे आकर डेनमार्क, और इंडिया का रैंक कितना, 99th, ठीक है। चलो, कम से कम बांग्लादेश को पीछे छोड़ दिया हमने, पाकिस्तान को भी पीछे छोड़ दिया, ठीक है। चलिए, 17 गोल जो हैं कौन कौन से हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है, 17 के 17 आपको आने चाहिए, ठीक है। हाथ पे लिखो या कहीं भी लिखो, बट प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। डेली डेली प्रैक्टिस करो, हाथ ये सामने रखो जहां पढ़ रहे हो आप, या पेज पे लिखो, डेली प्रैक्टिस करो। पहला जो गोल है नो पॉवर्टी का, दूसरा है जीरो हंगर का, गुड हेल्थ एंड अवेयरनेस, फोर्थ आ गया क्वालिटी एजुकेशन, जेंडर इक्वलिटी, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, एफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, इंडस्ट्री इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, रिड्यूस इनइक्वालिटी, सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज, रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन और रिप्रोडक्शन, क्लाइमेट चेंज के लिए 13 है, लाइफ बिलो वाटर 14, 15 आ गया लाइफ ऑन लैंड, और 16 वाला आ गया पीस एंड जस्टिस, स्ट्रॉन्ग एंड इंस्टीट्यूशन, 17 वाला पार्टनरशिप फॉर द गोल्स, ठीक है। ये है 17 गोल्स जो कि अचीव करने चाहिए हर एक कंट्री को, ठीक है। और इसमें रैंक इंडिया का 99th है, फिर से बोल रहा हूँ, ठीक है। पहले रैंक हमारा थोड़ा सा दूसरे टाइप का था, मतलब टॉप 1 पे है, तो उसका मतलब ये हो गया सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हो गया कि ये जितने भी गोल है हमने अचीव कर दिए। अगर हमारा कितना रहे कि 1 तक पहुंचे, तो वो चीज़ है कि ये चीज़ें हमारे पास सारी अवेलेबल है। चलिए, ग्लोबल रिपोर्ट्स फॉर जेकेपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट बन जाती हैं। कौन कौन सी रिपोर्ट्स इंपॉर्टेंट है, देखो कौन सी रिपोर्ट कौन रिलीज करता है, मैंने इसमें सिर्फ वही लिखा है, ठीक है। चलिए, पहले इंडेक्स देख लिया हमने, अब देखते हैं यूएनडीपी कौन सी रिलीज करता है रिपोर्ट। रिपोर्ट रिलीज जिसका नाम है ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट इंपॉर्टेंट बन जाते हैं, इतना ही पढ़ना है, ठीक है। ग्लोबल मल्टी डिमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स कौन रिलीज करता है, ग्लोबल मल्टी डिमेंशनल पॉवर्टी, क्योंकि टॉपिक है आपकी इकोनॉमी में, एक तो इंक्लूजन का है, तो इंक्लूजन का ह्यूमन डेवलपमेंट इंक्लूसिव रिपोर्ट भी आती है, ठीक है। फिर आपका क्या है, पॉवर्टी, पॉवर्टी की कमेटी भी पढ़नी है आपने, और इंडेक्स भी पढ़ना है। रैंक कितना है इंडिया का वो तो चलो देखा ही हमने, बट कौन रिलीज करता है ये इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड बैंक कौन सी रिपोर्ट रिलीज करता है, जिसका नाम है ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स, ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट से इंपॉर्टेंट बन जाता है। चलिए हम आगे देखते हैं। चलिए, वर्ल्ड बैंक, अच्छा, आईएमएफ रिलीज करता है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, ये इंपॉर्टेंट है, ये पता होना चाहिए आपको। तो रिपोर्ट कौन सा रिलीज होती है, एक तो वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट रिलीज करता है ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स जीईपी, और डब्ल्यूईओ वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक आईएमएफ करता है रिलीज, ठीक है, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, ठीक है। चलिए, फोकस एरिया क्या रहता है वो तो चलो बाद में, पहले हम देख लेते हैं रिपोर्ट। आईएमएफ एक और रिपोर्ट रिलीज करता है जिसका नाम है ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, और एक आपने याद करना है ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट जो है, ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट कितनी है, वल्नरेबल सिटीज कितनी है, कंट्रीज कितनी है, वो ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट निकाली जाती है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम रिलीज करता है ग्लोबल, ये वाली रिपोर्ट। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एक और भी रिपोर्ट रिलीज करता है जिसका नाम है ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट, ये इंपॉर्टेंट है, डब्ल्यू। दो रिपोर्ट आ गई, ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट और ग्लोबल कॉम्पिटिटिव रिपोर्ट भी होती है। यूएनएपी दो रिपोर्ट रिलीज करते हैं जो इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है, और भी रिपोर्ट है लेकिन ये इंपॉर्टेंट है। यूएनईपी, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, एक एमिशन गैप रिपोर्ट, कितना एमिशन हो रहा है वर्ल्ड वाइड में, ठीक है। टॉप नंबर कंट्री कौन है, यूएसए और चाइना, ठीक है। और एमिशन गैप रिपोर्ट, इंडिया शायद से फोर्थ नंबर पे, एक बार देख लेना, क्वेश्चन तो नहीं आएगा, बट एमिशन निकालने पे इंडिया कितने नंबर पे, आई थिंक सो फोर्थ, डाटा मेरे पास एक्यूरेट नहीं है, बट यूएसए और चाइना तो है ही है। मिशन रिपोर्ट, और दूसरा आ गया एडेप्टेशन गैप रिपोर्ट। एडेप्टेशन गैप रिपोर्ट और इमिशन गैप रिपोर्ट कौन रिलीज करता है, यूएनईपी करता है, ये इंपॉर्टेंट है, याद करना। एसडीआर की सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट कौन करता है, यूएनएसडीएसएन, यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क, जो कि एसडीआर की रिपोर्ट रिलीज करता है। चलिए हम आगे देखते हैं। ग्लोबल इनोवेशन,
इंडेक्स कौन रिलीज करता है? वीपो, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। क्या रिलीज करती है? जीआईआई, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। चलिए, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2025 जो है, इसमें टॉप कंट्री कौन सी है? तो इसमें आगे स्विट्जरलैंड इज द टॉप कंट्री, और स्विट्जरलैंड 15 15 कंजिक्यूटिव ईयर में लीडिंग द क्रिएटिव आउटपुट पिलर। तो इनको 15 साल हो गए रेगुलरली, स्विट्जरलैंड जो है टॉप नंबर पे आ रही है किसमें? ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में। तो ये आपको पता चाहिए कि 15 साल से कंटिन्यूसली स्विट्जरलैंड जो है टॉप नंबर पे आ रही है ग्लोबल ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में। शायद से ये 2024 में क्वेश्चन पूछा भी था जेके पीएससी ने, है ना। स्वीडन आ गया सेकंड नंबर पे, यूएसए आ गया थर्ड नंबर पे, इंडिया कितने नंबर पे? 38 नंबर पे। इंडिया 38 नंबर पे, 10वें नंबर पे चाइना है। ठीक है, तो इंडिया आ गया। 2025 की रिपोर्ट देखें तो इंडिया आ गया ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में 38, और 2024 में देखें तो इंडिया था 39 पे, उससे पहले 40 पे था। टॉप परफॉर्मर रहा है इंडिया अमंग द लोअर मिडिल इनकम इकोनॉमीज में। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में देखें तो इंडिया का रैंक 2025 का क्या है? 102 आउट ऑफ 123, और इंडिया जीएचआई स्कोर्स 25.8 प्लेसेस इट इन सीरीज कैटेगरी में डाला गया है हंगर रिपोर्ट में। देखिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में 99। ठीक हो, ये तीनों क्यों डाले मैंने? देखो, एक आपके सिलेबस में लिखा है इकोनॉमी के, एक तो देखो, एक तो सिलेबस में लिखा है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, एक लिखा है इंक्लूजन, एक लिखा है पॉवर्टी, और एक स्टैटिक तो आपने कवर कर दिया है। तो मैंने क्या किया है, एसडीजी करंट परस्पेक्टिव से, ये आपका इंक्लूजन में तो एचडीआई इंडेक्स, पॉवर्टी में तो पॉवर्टी इंडेक्स, समझ गए ना, पॉवर्टी इंडेक्स में हंगर इंडेक्स, समझ गए ना, ये मैंने कवर कर दिया ताकि आपका करंट वाला कवर हो जाए। चलिए आगे, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आ गया इंडिया कौन कौन सी इंटरनेशनल समिट और इवेंट को होस्ट करने वाला है। ठीक है, 2025 में यूएन इंटरनेशनल ईयर ऑफ कोऑपरेटिव ऑफिशियल लॉन्च ईयर है। ठीक है, और वेन्यू कहाँ पे? न्यू दिल्ली में। तो न्यू दिल्ली जो है, इंडिया जो है इसको होस्ट करने वाला है। ठीक है, इंडिया क्या करने वाला है? होस्ट करने वाला है। नेक्स्ट आपके पास आ गया सेमीकॉन इंडिया 2025। ठीक है, फोकस एरिया क्या है? सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम, चिप डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग, दीज आर इंपॉर्टेंट थिंग्स। और लोकेशन कहाँ पे? ग्रेटर नोएडा में। तो कहाँ पे होगा समिट? कहाँ पे होगी? ग्रेटर नोएडा में, सेमीकॉन इंडिया 2025 का। और इसका आपने थीम भी देख लेना, क्योंकि जेके पीएससी ने ये क्वेश्चन पूछ लिया, ऑलरेडी पूछ लिया। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट बच जाता है, इसका थीम देखना आपने। ठीक है, तो चेक कर लेना इसका थीम क्या है, और 2025 में कौन सी वाली सबमिट हो रही है। तो ऑलरेडी इंडिया ने ही होस्ट किया है इसको, ग्रेटर नोएडा में इसका क्या है? हेडक्वार्टर है, हेडक्वार्टर इसका ग्रेटर नोएडा में। और ये कौन सी सबमिट हो रही है? शायद से 2000 तीसरी या चौथी सबमिट हो रही है सेमीकॉन इंडिया की, जिसमें हम स्पेसिफिक किसकी बात करेंगे? सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम की चिप डिजाइन जो इंडिया में हम डेवलप करें, और मैन्युफैक्चरिंग हम इंडिया में डेवलप करें, ताकि हम आत्मनिर्भर बन सके। ठीक है, ये चिप आज आज की डेट में तो हर जगह यूज हो रही है, लैपटॉप में हो रही है, मोबाइल में हो रही है, एवरीथिंग एवरीवेयर चिप चिप, और इसका डिजाइन मैन्युफैक्चरिंग वगैरह। तो सेमीकॉन इंडिया इंपॉर्टेंट बन जाता है। इस तरह से इंडिया इंटरनेट गवर्नेंस फोरम 2025, इसमें भी इंडिया होस्ट करने वाला है। नेक्स्ट आपका पास आ गया वर्ल्ड फूड इंडिया 2025 न्यू दिल्ली, इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट न्यू दिल्ली। ठीक है, इंडिया एनर्जी वीक, चलो ये तो नहीं इतना इंपॉर्टेंट है, बट ये इंपॉर्टेंट है सेमीकॉन इंडिया, और यूएन इंटरनेशनल ईयर ऑफ कोऑपरेटिव्स, ये इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे देखते हैं। चलिए, अब हम, हमारे पास इकोनॉमी का मेन टॉपिक हमने खत्म कर दिया, अब हम बढ़ते हैं साइंस की तरफ। साइंस की तरफ देखते हैं, साइंस में हम क्या इंपॉर्टेंट है, स्पेस मिशन इसरो के 2024 में निसार मिशन का नाम है अर्थ ऑब्जर्वेशन है, ये इंपॉर्टेंट है। निसार मिशन किसने ज्वाइन करके लॉन्च किया है? किसने? नासा। निसार मिशन नासा प्लस इसरो ने, किसने? नासा प्लस इसरो ने। मेन एम क्या है? मेन एम इसका था अर्थ ऑब्जर्वेशन, कोलैबोरेशन के साथ क्या है? अर्थ ऑब्जर्वेशन के लिए किया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट बन जाता है, ज्वाइंट नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर, सिंथेटिक अपर्चर रडार फॉर अर्थ मैपिंग मॉनिटरिंग नेचुरल डिजास्टर एंड क्लाइमेट चेंज के लिए, और इसको शेड्यूल किया गया था
चलिए, इसमें आवाज सही से चली गई थी, है ना? चलिए, तो नेक्स्ट हमारे पास आ गया गगनयान मिशन वगैरह, ये आपने देख लेना है, ठीक है। चंद्रयान 4 मिशन जो है ये भी है, लैंडर मिशन, मंगलयान मिशन, ये देख लेना। भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन जो है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये पूछा भी गया है जो पीएससी के द्वारा 2025 में, 24 में। भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन मतलब ये हो गया इंडिया जो है अपना स्पेस स्टेशन जो है, स्पेस स्टेशन इंडिया, स्पेस स्टेशन, स्टेशन स्पेस में एक हमारा अपना स्टेशन रहेगा। जैसे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है जो अलग अलग कंट्री ने मिलकर बनाया, वैसे ही इंडिया बोल रहा है कि हम अपना स्पेस स्टेशन बनाएंगे जिसका नाम है भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन, ठीक है। और इंडिया प्लान 20 टन स्पेस स्टेशन फॉर अ लॉन्ग ड्यूरेशन क्रूड मिशन इन लो अर्थ ऑर्बिट में। और कहां पे ये? लो अर्थ ऑर्बिट में। टारगेट कंप्लीशन ईयर 2035 है, ठीक है। तो ये पूछा गया है कि भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन जो है ये इंडिया कब तक तैयार कर रहा है, ठीक है। ये ऑलरेडी पूछा है जेके बीएससी में। चलिए, बाकी ये चंद्रयान 3 कब लॉन्च हुआ, क्या है आदित्य एल एल पॉइंट, क्या है आदित्य एल 1, ठीक है। आदित्य एल 1 जो मिशन है किसके लिए? टू स्टडी द सन। चंद्रयान 3 क्या है? जो कि सॉफ्ट लैंडिंग है, कहाँ पे? मून पे, ठीक है, नियर द साउथ पोल। ये इंपॉर्टेंट बन जाती है जो माइलस्टोन है। चलिए, की इंडिकेटर है लास्ट में, अब हम डिस्कस कर लेते हैं इकोनॉमी के की इंडिकेटर। जैसे फॉरेस्ट रिजर्व, फॉरेस्ट रिजर्व इंडिया के पास कितना है, ठीक है। बीच बीच में आवाज रुक रही थी लेकिन चलो समझदार होंगे, आपने आगे कर दी होगी वीडियो। फॉरेस्ट रिजर्व हो गया, फॉरेस्ट रिजर्व में हमारे पास आ गया फोर्थ लार्जेस्ट, इंडिया इज द फोर्थ लार्जेस्ट बाई फॉरेस्ट रिजर्व। और गोल्ड रिजर्व के अकॉर्डिंग ये इतना गोल्ड रिजर्व हमारे पास इंडिया में है। लेकिन इतना याद रखना, फॉरेस्ट रिजर्व जो इंडिया के पास कितना है, इंडिया बिकेम द फोर्थ लार्जेस्ट रिजर्व ग्लोबली, ठीक है। अभी तक कितना है? जब से इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ है, जब से देश आजाद हुआ 1947, तब से फॉरेस्ट रिजर्व सबसे हाईएस्ट रहा है 2025 में, ठीक है। तो अभी अमाउंट कितना है हमारे पास, रिजर्व कितना फॉरेस्ट रिजर्व? 688 बिलियन एज ऑफ नवंबर 2025 तक। चलिए, जीडीपी के बारे में बात करें, जीडीपी के बारे में, फॉरेस्ट रिजर्व के बारे में हमने बात करी। इंडिया कितना है? 4th नंबर पे है। पहला नंबर कौन होगा? फॉरेस्ट रिजर्व में पहले नंबर यूएसए ही होगा क्योंकि उसके पास सबसे ज्यादा रिजर्व है, ठीक है। दूसरे नंबर पे कौन आएगा? ऑब्वियसली चाइना आएगा कि वो ट्रेड बार उनकी चल रही है ना। 4th नंबर पे कौन आया? ये भी देखना आपने, रैंक देखना आपने कि फॉरेस्ट रिजर्व में फर्स्ट सेकंड थर्ड नंबर तक कौन है। 4th पे इंडिया पहुंच चुका है। चलिए, अब अगर जीडीपी की बात करें तो जीडीपी भी हम बात करें वर्ल्ड लेवल पे, तो जीडीपी इन टर्म्स ऑफ पीपीपी, ट्रिपल पी, परचेजिंग पावर पेरिटी के हिसाब से इंडिया 3rd नंबर पे है। कितने नंबर पे है? 3rd नंबर पे। जीडीपी इन टर्म्स ऑफ नॉमिनल जीडीपी इंडिया कितने नंबर पे वर्ल्ड लेवल पे? 4th नंबर पे है। 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। किसको अभी छोड़ा हमने? 5th नंबर पे थे पहले हम, अब 4th पहुंच गए। और प्राइम मिनिस्टर मोदी का मिशन है कि हम 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनेंगे।
और आहिस्ता आहिस्ता फर्स्ट पे जाएंगे, समझ गए ना। तो ये उनका मिशन है। तो चलिए, तो फॉरेस्ट रिजर्व में कितने नंबर पे है? फोर्थ नंबर पे। जीडीपी नॉमिनल कितने हैं? फोर्थ नंबर पे। चलिए हम आगे देखते हैं। हम नेक्स्ट हमारे पास आ गया रियल जीडीपी जो ग्रोथ जो है। यस सर। जी जी। क्लास क्लास ले रहा हूँ। क्लास ले रहा हूँ, बोलो। इधर ही। चलो मैं करता हूँ आपको बाद में। कब तक क्लास चलेगी? रेमिटेंस के बारे में हम बोले। रेमिटेंस जो है, इंडिया जो है फर्स्ट नंबर पे है। कितने नंबर पे है? फर्स्ट नंबर पे। इंडिया फर्स्ट नंबर पे है किसमें? रेमिटेंस की केस में। और सबसे ज्यादा रेमिटेंस कहां से आता है? वर्ल्ड का लार्जेस्ट रेसिपिएंट अगर कोई बोला जाए तो रेमिटेंस जो है टॉप सोर्स कंट्री है यूएसए। टॉप सोर्स कंट्री कौन सी है? 2023-24 का फाइनेंशियल ईयर में देखें तो यूएसए, और फर्स्ट नंबर पे है इंडिया। इंडिया लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर जो है, लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर जो है इंडिया का कौन सा है ये देखना है। लार्जेस्ट कौन सा है? पहले नंबर पे अगर हम देखें फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में, 2024-25 में लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर कौन सा है फर्स्ट नंबर पे? यूएसए। अगर आपको पूछा जाए लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर 2024-25 में कौन रहा है इंडिया का, तो यूएसए रहा है। और सेकंड नंबर पे कौन रहा है? चाइना। हाईएस्ट ट्रेड डेफिसिट भी यही है। हाईएस्ट ट्रेड डेफिसिट इंडिया के साथ चाइना का रहा है, वह है 127.7 बिलियन हाईएस्ट ट्रेड डेफिसिट। लार्जेस्ट पार्टनर जो रहा है यूएस रहा है 131 बिलियन फर्स्ट नंबर पे। इंडिया मेंटेन अ सिग्निफिकेंट ट्रेड सरप्लस विद यूएसए, विद, ठीक है। और मेसिव ट्रेड डेफिसिट है चाइना के साथ ड्यू टू हाई इंपोर्ट्स फ्रॉम चाइना। चाइना के साथ हम ट्रेड डेफिसिट में है, और यूएसए के साथ ट्रेड, लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनरशिप है हमारी इंडिया की, ठीक है। चलिए, मुझे लगता है 1 घंटे का लेक्चर था लेकिन ज्यादा ही हो गया। चलिए लास्ट टॉपिक है आज का, नोबेल प्राइज। नोबेल प्राइज विनर कौन कौन से हैं इसमें से भी अगर हम देखें तो किसका याद करके जाना है? सारा याद करके जाना है, लेकिन मैं एक दो का बोल देता हूं जो कि पिछली बार हमने पूछा था, ठीक है। सब याद कर देना, ठीक है। क्योंकि हो सकता है इकोनॉमी का पीस प्राइज देख लेना आपने, एक पीस प्राइज किसको मिला है। और एक पिछली बार पूछा था फिजिक्स पे, फिजिक्स का देख लेना आपने, केमिस्ट्री का, फिजिक्स केमिस्ट्री, केमिस्ट्री नाम देखो। अगर फिजिक्स में दो तीन लोगों का नाम है तो तीनों का एक साथ ही नाम आएगा, अगर क्वेश्चन में भी आएगा, ठीक है। इस तरह से केमिस्ट्री है तो केमिस्ट्री में अगर तीन लोगों को मिला, तीनों का इकट्ठा ही नाम आएगा, सिर्फ आएगा कि ये केमिस्ट्री में लिया है या फिजिक्स में लिया है, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास आ गया फिजियोलॉजी मेडिसिन वाला, तो ये वाला इंपॉर्टेंट है, ये वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारे पास लिटरेचर वगैरह वगैरह, लेकिन आपने याद करना पीस प्राइस और फिजिक्स और केमिस्ट्री का। इसी के साथ ये हमारे पास नोबेल प्राइज और ये लेक्चर खत्म होने वाला है। और अब एंड में मैं आपको क्या बोलूंगा, ये बोलूंगा कि इन्वायरमेंट के इंपॉर्टेंट टॉपिक हमने करंट वाले पढ़ दिए, इकोनॉमी की हमने देख लिए, साइंस पे से हमने दो टॉपिक पढ़े, नोबेल प्राइज जो कि आपने फिर से देखने हैं, पीडीएफ आपको मिल जाएगी। और एक हमने डिस्कस किया स्पेस मिशन, लेकिन स्पेस मिशन में आपने नासा का और अलग अलग का और मिशन भी देख लेने की, अगर लेटेस्ट में है सीधा नासा की वेबसाइट पे जाना, कौन कौन स्पेस मिशन है उसमें कवर कर सकते हो। इकोनॉमी में अगर और कुछ कवर करना हमने मेन मेन कवर कर दिया, लेकिन स्टैटिक पोर्शन अपने मॉनेटरी पॉलिसी पढ़ना है, और आपने पढ़ना है फिजिकल पॉलिसी, और आपने आरबीआई के बारे में पढ़ लेना है जो भी इनकी पॉलिसी रहती है, और एक गवर्नमेंट स्कीम पढ़नी है। गवर्नमेंट स्कीम अगर पढ़ सकते हो ठीक है, बाकी इंडेक्स पढ़ना है। इंडेक्स मैंने बता दिया, कुछ और पढ़ने तो वो भी पढ़ सकते हो आप। एसडीजी के बारे में पढ़ना है, इंडेक्स रिलेटेड हमने वो पढ़ लिया है। इन्वायरमेंट के रिलेटेड जितनी चीजें पढ़नी थी हमने पढ़ ली है। इन्वायरमेंट में हमने एक तो स्पीसीज के बारे में देखना, कौन सी स्पीसीज न्यूज में थी, और प्रोजेक्ट कौन कौन से चल रहे थे वो हमने कवर कर दिए हैं। एक आगे कन्वेंशन, कन्वेंशन कौन कौन सी है वो, इसमें से भी इंपॉर्टेंट कन्वेंशन बन जाती है क्लाइमेट चेंज में, सीसी में यूएनएफ ट्रिपल सी की वो कर दी हमने। बायोडाइवर्सिटी वाली देख लेना आपने, बायोडाइवर्सिटी यूएनसीबीडी कौन सी वाली होने वाली है, ठीक है। अभी लेटेस्ट वाली 2025 वाली देख लेना आपने, क्योंकि वो हमने यूएनसीबीडी वाली डिस्कस नहीं करी, कौन सी कंट्री उसको होस्ट करने वाली है, सीबीडी वाली। रही बात क्लाइमेट चेंज वाली, COP30 वाली 2025 वाली, वो कौन कर रहा है? ब्राजील कर रहा है। इंडिया कब करेगा? सीधी सी बात है, COP33 2028 में, तो ये कौन करेगा? इंडिया करेगा होस्ट।
नेक्स्ट हमारे पास बेसिक जो कन्वेंशन आती है, बेसिक आपने सारी देख लेनी है जो मैंने आपके साथ डिस्कस करेंगे, क्योंकि वो क्रोनोलॉजी में से क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, तो क्रोनोलॉजी से इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो चलिए हम इसी तरह से अगर कोई और चीज़ इंपॉर्टेंट है, अब मैं सात को पेपर है, अब मैं इसके बाद कोई भी लेक्चर नहीं लाऊंगा, बट आई विल से ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। अब प्रिपेयर करें जिनकी जितनी भी तैयारी है, क्योंकि जब तक आपके हाथ में पेपर नहीं आएगा तब तक आप नहीं बता सकते कि आपकी तैयारी कितनी है। ठीक है, जब आपके हाथ में पेपर आएगा उसके बाद ही आप बता सकते हो कि इतनी इतनी हमारी तैयारी हो पाई है। ठीक है, विद दिस आई एम गोइंग टू एंड द क्लास। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। पेपर 7 को ही है। ठीक है, ऑल द बेस्ट। पेपर जो आपका है 7 दिसंबर 2025 में है। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट, एंड आई एम साहिल ठाकुर। विद दिस आई एम गोना ऑफ, एंड भारत माता की जय, जय हिंद। बाकी आपको कोई डाउट है आप पूछ सकते हैं। रोल नंबर आपका जो है, एक चीज पूछनी थी, रोल नंबर अगर आपका नहीं निकल रहा है तो उसको अकाउंट को एक्टिवेट करो, बार बार उस पर करो तो निकल जाएगा। इन केस किसी का नहीं निकलता मेरे को बता देना। ठीक है, तो आई विल ट्राई। थैंक यू सो मच। चलिए मिलते हैं। 1 घंटे का लेक्चर बनाना था, 1 घंटे 45 मिनट पे हो चुका है, एंड चलिए।